तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। सबसे पहले आई एम सो सॉरी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने फेस टू फेस के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, ये जो डेमो वाले बच्चे होते हैं ना, डेमो देखेंगे हम, एक दिन में आप क्या चमत्कार करोगे वो देखेंगे हम। वो लोग 7:30 बजे आके बैठ गए और जो रजिस्टर करवा के बैठे थे बोले हमारा तो सीट फिक्स्ड है, वो बाद में आए और उनको क्लास बेचारों को वर्चुअल देखनी पड़ रही है। सो आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, बट आई प्रॉमिस यू वी हैड प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द रजिस्ट्रेशन। हमने उसके हिसाब से कैपेसिटी प्लान करी थी और हमारे लिए अच्छी बात है ये कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया। पर जो लोग फेस टू फेस वाले और जो वर्चुअल देख रहे हैं, आई एम सो सॉरी। आज जो क्लास 10:45 को खत्म होने वाली है वो 10:30 बजे मैं खत्म करूंगा। आप लोगों से आकर के वहां पे मिलूंगा। 2 या 3 दिन ये चलेगा, उसके बाद हम वी स्मार्ट में आप लोगों को फेस टू फेस में अगर बैच सेटल हो जाएगी तो उसके बाद डेमो के ऑप्शंस बंद हो जाएंगे, एटलीस्ट फॉर लॉ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। एंड वर्चुअल वाले बच्चों, हाय, तुमको मैं दिख रहा हूं, तुमको मेरी आवाज आ रही है क्या? तुम लोग अलग ही दुनिया में रहते हो भाई। एक बच्चे को प्रॉब्लम है, सर ऐप में लेक्चर नहीं चल रहा है। तो बेटा यूट्यूब पे चल रहा है ना, मतलब ऐप पे चलेगा तो ही देखोगे क्या? सर ऐप में लाइव नहीं आ रहा है, यहीं पे देखो दोस्तों। शुरू के 5 लेक्चर जो है वो सिर्फ यूट्यूब पे ही होने वाले हैं, ऐप में नहीं होने वाले, और उसके बाद सारे लेक्चर जो है ऐप पे शिफ्ट होने वाले हैं। फेस टू फेस वाले बोलेंगे हमको इससे क्या। ठीक है, चलो दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू सीए इंटरमीडिएट। कैसा लग रहा है तुमको सीए इंटर में आ करके? पहले तो एक ही तरफ से बच्चे आते थे, सीए फाउंडेशन क्लियर करो और उसके बाद आ जाओ। अभी डायरेक्ट एंट्री तुम्हारे लिए ऑप्शन बन गया है कि भैया फाउंडेशन नहीं हुआ कोई बात नहीं, 3 साल रुकेंगे तो डायरेक्ट एंट्री का काम हो ही जाएगा, और उसके बाद तो एंट्री मिल ही जानी है सीए इंटरमीडिएट में। अच्छा, मैं एक बार अपनी क्लास समझना चाहता हूं, मेरे को बताओ यहाँ पे हैंड्स, रेज योर हैंड्स एंड लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम डायरेक्ट एंट्री। कितने बच्चे डायरेक्ट एंट्री से आए हैं? अरे हाथ उठाओ। खाना खा के नहीं आए हो? नहीं सर, नहीं खा के आए, खिलाओगे क्या? और बस, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन है, कितने बच्चे सीए फाउंडेशन से आए हो? तो बाकी लोग हाथ उठा लेना, पता चला ना इसमें उठाए ना उसमें उठाए, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। कितने बच्चे सीए फाउंडेशन क्लियर करके आए हैं? चलो ठीक है, तो सिग्निफिकेंट। ऑनलाइन वाले बच्चों तुम भी बताओ मेरे को, समझेगा कैसे? तो ठीक है, बहुत सारे बच्चे, यानी कि 70 से 75% क्राउड सीए फाउंडेशन का है। तो देखो बच्चे, अगर सीए फाउंडेशन से इतनी क्राउड है ना, तो हम लोग फिर फाउंडेशन का बेसिक्स करेंगे नहीं, हम लोग सीधा इंटर पे शुरू कर देंगे। डायरेक्ट एंट्री वाले तुम अपना देख लो। अरे हंसो, हंसो मत, वो लोग दिल पे ले लेंगे। भाई मैं मजाक कर रहा हूं, मेरी बात सुनो। तुम लोगों के लिए सीए फाउंडेशन होगा फाउंडेशन, पर मैं तुमको बताऊं सीए फाउंडेशन क्या है। सीए फाउंडेशन वाज जस्ट एन एंट्रेंस टेस्ट। इट वॉज जस्ट एन एंट्रेंस टेस्ट कि अब आप अगर सीए फाउंडेशन क्लियर कर लेते हो, मतलब तुम जाओ और अपने इंटर की पढ़ाई शुरू करो। तो आप देखोगे जब आप लॉ पढ़ोगे तो लॉ में हर वो चीज बेसिक कवर करेंगे हमने जो तुमने फाउंडेशन में किया है। जब तुम अकाउंट्स करोगे तो तुम उतनी ही जर्नल एंट्री समझोगे जितना तुम लोगों ने फाउंडेशन में किया है, बिकॉज इंस्टीट्यूट भी ये मान के चलता है कि तुम लोगों ने फाउंडेशन नहीं किया है। नहीं किया है ना? बोले सर क्या ही करना था, एग्जाम हॉल में जाना था, टिक 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 टिक, जय माता दी, बाद में अगर आ गया 50 तो ठीक है, नहीं तो अगले अटेम्प्ट में फिर आ जाएंगे, है कि नहीं? वो बच्चे जो 300 से ऊपर लाके बैठे हैं और जो क्लास मेरे से काउंसलिंग में मिले थे, वो लोग मेरे को घूर घूर के देख रहे हैं, बोले ऐसी बात है सर, आपने तो रैंक का वादा किया था। सुनो मेरी बात, सुनो। So guys, welcome to CA Intermediate. It is going to be an amazing journey for you. I assure you that, because you have to understand that आप कौन सी डिग्री कर रहे हो। आप सीए की डिग्री कर रहे हो। ये वो डिग्री है जो आपके नाम के आगे सीए तो लगाती है, साथ में साहब भी लगाती है, कि जब आप जाकर के सीए बन जाओगे तो लोग आपको सिर्फ सीए नहीं बोलेंगे, सीए साहब बोल करके झुक के सलाम भी मारेंगे। ये मेरी गारंटी है। शर्त इतनी है कि शिद्दत से पढ़ाई करके सीए की डिग्री सिर्फ नहीं लेनी है, सीए बनना है। सीए बनना मतलब क्या? कल को जब तुम सीए बन जाओगे, कोई आके तुमको टैक्स के बारे में पूछे, तुमको पता होना चाहिए, लॉ के बारे में पूछे, तुमको पता होना चाहिए, अकाउंट्स के बारे में। ऐसा नहीं मैं पढ़ता हूं, एग्जाम लिखता हूं, फिर कंट्रोल ऑल डिलीट मार के सारी चीजें साफ कर देता हूं, अगले एग्जाम की तैयारी करता हूं। ऐसा वाला सीए बनने का नहीं। अपने को सीए बनना है फॉर नॉलेज, फॉर आवर ओन इंफॉर्मेशन। और जब इतना सारा नॉलेज लेके निकलोगे तो लोग अपने आप ही सीए साहब बोलेंगे। सो वेलकम टू सीए इंटरमीडिएट। आई प्रॉमिस यू दैट यू आर गोइंग टू लव दिस जर्नी। देखो दोस्तों, आज से अगले 4 महीने की आपकी जर्नी ऐसी ही होने वाली है, कम से कम 4 महीने की, क्योंकि उसके बाद आपके
2 सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे तो आप रिलेटिवली थोड़ा फ्री हो जाओगे। पर आपके 4 महीने की जर्नी ऐसी ही होने वाली है, सुबह 8 बजे क्लास में बैठे या फिर घर में बैठ करके सुबह 8 बजे शुरू किया और शाम को 7:30 बजे तक कंप्यूटर के सामने या यहां पे हमारे सामने बैठ करके क्या कर रहे हो, पढ़ाई। इतनी पढ़ाई तो सर हमने जिंदगी में मिला के स्टैंडर्ड 1 से लेके 10 तक मिला के भी नहीं करी होगी, है कि नहीं? तो सर ये अचानक से कैसे होगा? इतनी सारी पढ़ाई अचानक से हो जाएगी क्या हमसे? हमको तो लगा नहीं होगी तो हमने बोला एक ग्रुप करेंगे, हमको लगा हमसे नहीं होगी तो हमने डिसाइड किया एक ग्रुप प्लस कॉस्टिंग करेंगे, और कुछ बच्चे जो उन्होंने डिसाइड किया बोथ ग्रुप। तो होगा कैसे सर? ये कैसे होगा? ये तुम्हारी जिम्मेदारी अभी नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तुमको क्लास में बैठा के रखना, तुम्हारा क्लास में मन लगा करके रखना। अगले 15 से 20 दिन किसकी जिम्मेदारी? हमारी जिम्मेदारी। उसके बाद अपने आप तुम्हारा रिदम बैठ जाएगा जब तुमको समझ आएगा कि भाई हम अभी तक जमा ही रहे हैं, किसी बंदे ने पढ़ के हमसे आगे बढ़ गया है। तो तुम वो कंपटीशन मोड में जब आ जाओगे ना, तो तुम अपने आप क्या करने लग जाओगे? तुम पढ़ाई करने लग जाओगे। शुरू के 15 दिन किसकी जिम्मेदारी? हमारी। उसके बाद किसकी जिम्मेदारी? तब भी हमारी, पर उसमें आप भी इंक्लूड हो जाओगे। तो तुम लोगों ने अभी क्या करना है? सिर्फ एक ही चीज करनी है, शिद्दत से सुबह उठ करके क्लास में आना है, कम से कम तो भी मुंह धोके, बेयर मिनिमम, दैट्स ऑल आई आस्क फॉर। ठीक है, बाकी तुम्हारा बाजू वाला समझे। जब तक मेरे से इतनी डिस्टेंस है, मेरे को पर्सनली प्रॉब्लम नहीं होने वाली, पर मुंह धो करके सुबह 8:15 बजे क्लास में पहुंच जाना है। और जो बच्चे डेमो के लिए आए हैं, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, बड़े भाई की तरह बोलूंगा, यू गाइज आर टू स्मॉल टू सिट एंड जज एनी फैकल्टी हु इज स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, राइट? यू गाइज आर टू स्मॉल। तुमको अभी इंटर का आई भी नहीं पता, तुमको अभी लॉ का एल भी नहीं पता, ठीक है? तो तुम लोगों को क्या लगता है पहले दिन डेमो में इंसान क्या करेगा? बैठ के स्क्रिप्ट लिखते हैं, भाई देखिए जोक होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा। तो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है डेमो का, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू आस्क इज क्या तुम्हारी वाइब मैच हो रही है? क्या तुम्हारा वाइब मैच हो रहा है? मैं जो बोल रहा हूं वो तुमको समझ आ रहा है क्या? हिंदी तुमको कनेक्ट हो रहा है, इंग्लिश कनेक्ट हो रहा है? इफ यस, स्टॉप वॉचिंग डेमोज बिकॉज यू आर डन, यू हैव टू गेट स्टार्टेड नाउ। तुम कोई भी फैकल्टी डिसाइड करो, नहीं प्रॉब्लम है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, बट गेट स्टार्टेड बिकॉज इट इज हाई टाइम राइट नाउ। प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू हैव ओनली 8 months लेफ्ट फॉर योर एग्जाम्स। कितने महीने बचे हैं सर? 8 महीने। यूजुअली कितना सुनने में आता है? 9 महीने होते हैं यूजुअली। माना कि सब्जेक्ट्स कम हो गए हैं, पर क्या सब्जेक्ट सिर्फ तुम्हारे लिए कम हुए? नहीं ना। वो बंदा जो ऑल इंडिया रैंक 1 लाएगा, उसके लिए भी सब्जेक्ट्स कम हो गए, तो उसने तो मेहनत अपनी डबल कर देनी है। तो अभी तुम समझो, सब्जेक्ट कम होने की वजह से प्रॉब्लम क्या होगा? कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन बढ़ जाएगा मतलब तुम्हारे बाजू में, तुम मान लो 200 लाए हो, एक बंदा है 201 लाया है, एक बराबर हो तुम। अभी रेस शुरू होगी और तुम दोनों में से जो ज्यादा मेहनत कर लेगा ना इंटर में, वो एक बार में बोथ ग्रुप क्लियर कर जाएगा। सर प्लीज अंडरस्टैंड, सीए इज ऑल अबाउट हार्डवर्क। अगर तुम बहुत स्मार्ट हो और उसके साथ तुम अगर दबा करके हार्डवर्क कर लोगे ना, यू विल गेट अ रैंक, यू विल गेट अ रैंक। बट इफ यू आर नॉट दैट स्मार्ट, क्यों भाई नहीं होते भाई स्मार्ट लोग? स्मार्ट कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं मैं? पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। जैसे अभी मैं सीए है, मेरा छोटा भाई है, तुम्हारे एज का, ही इज 19, ही इज नॉट अ सीए। वो पढ़ाई लिखाई से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो कहता है मम्मी ने सारा दिमाग तेरे में डाल दिया तो तू पढ़ लिया भाई, मेरे से पढ़ाई लिखाई नहीं होगी। आज वो जाकर के पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, बोलता तूने पढ़ लिया ना, क्या कमाया? मन में बोलता है, इसे मेरे सामने नहीं बोलता है, मैं तुमको क्यों बताऊं बोलता है, पर उसने ऐसा उसको रहता है कि मेरे को पढ़ाई लिखाई नहीं करना। तो व्हाट इज ही डूइंग? ही इज डूइंग बिजनेस एंड ही इज प्रोबेबली डूइंग एज गुड एज आई एम। तो ही इज डूइंग वेल। क्यों? उसको पता था मेरे को पढ़ाई नहीं करनी है, बट तुमने डिसाइड किया ना पढ़ाई करनी है। फिर फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज्यादा पढ़ाकू हो या नहीं हो, यू विल हैव टू गिव योर 100%, एंड इफ यू गिव योर 100%, आई प्रॉमिस यू ICAI विल नॉट डिसअपॉइंट यू। ICAI विल नॉट डिसअपॉइंट यू बिकॉज उसको मेहनत से बहुत प्यार है। अगर ICAI, तुम ये समझ करके चलो, इंस्टीट्यूट सब देख रहे हैं। अगर तुमको मेहनत करते हुए देख लिया उसने, 8 महीने तक लगा करके तुमने बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस करके अगर मेहनत कर ली, तो इंस्टीट्यूट तुमको पास करा के दे देगा। अरे तो बनना है कि नहीं सीए? ये आवाज से फिर से पूछूंगा, कोशिश करना, दिल से आने देना। ICAI देख रहे, बनना है कि नहीं सीए? दैट्स द जोश। चलो गाइस, ठीक है, अब हो गया बहुत सारा ज्ञान। अब हम शुरू करेंगे आपका सीए इंटर का पेपर नंबर 2। कितने पेपर है सर? आधे लोगों को सब्जेक्ट का नाम तो काउंसलिंग से याद हुआ है। बोले अच्छा ये 5th पेपर क्या? FMSM फुल फॉर्म क्या है? बोले पता है सबको FMSM का फुल फॉर्म? अच्छा पता है, ठीक है, मैं खड़ा करूंगा रैंडमली। नहीं नहीं, मैं क्वेश्चन डिस्क्लोज करके नहीं पूछता। भाई खड़े हो, ऑडिट का पूरा नाम बता।
हाँ सर, आप उस पे हंस रहे हैं। ऑडिट का पूरा नाम बताइए। बोले ऑडिट का पूरा नाम? ये ऑडिट नहीं था, हमको तो लग रहा था ऑडिट है। वैसे पेपर 2 क्या है सर? लॉ। लॉ का पूरा नाम? लॉ। लॉ का हमको पहले से पता है। क्यों? क्योंकि लॉ का हमारा पुराना प्यार है, बचपन का प्यार है। फाउंडेशन में लॉ था कि नहीं था? तुम तो जो बचे हो फाउंडेशन से, मैं तुमको बताऊंगा थोड़ी देर में। पर गाइस, व्हाट इज आवर पेपर नंबर 2? पेपर नंबर 2 इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। एक बार बोलो, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। क्या तुम लोगों के पास, सबके पास कोई कॉपी है? कॉपी खोल लो। पहले पेज में अपना नाम, दूसरे पेज में सब्जेक्ट का नाम लिख लो। मतलब भाई अपने नाम के लिए पेज मत लगाना पूरा, वो जो होता है ना, इतना भी नहीं। अभी जो फर्स्ट पेज होता है ना, जहां पे नेम रोल नंबर लिखते हैं, वहां पे लिख लो नेम, ताकि तुम्हारी बुक्स खो जाए तो तुमको कोई तो पकड़ा करके चले जाए। ऑनलाइन वाले बच्चे बोलेंगे हमको कौन ही देख रहे, क्या ही लिखना है। बुक्स वुक्स के बारे में सब बताऊंगा जेनुल, थोड़ा शांति रखो। एक साथ सारा बता दूं क्या? क्या लिखोगे अपना हेडिंग बुक के? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। ठीक है, अब सुनो दोस्तों, तुम लोग मेरे को अगले कितने घंटे सुनने वाले हो? अरे 2 आज। डेमो वाले ठीक है 2। अच्छा ठीक है, पर जो मेरे स्टूडेंट है, तुम लोग मेरे को आने वाले दिनों में कितने घंटे मिला करके सुनने वाले हो? करीबन 160 घंटे तक मेरे को यहां आके बाग 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 करना है। तो तुम लोगों को पता तो होना चाहिए भाई, जिस बंदे की इतनी सुन रहे हैं वो क्या, कौन है, क्या है, क्या करता है, क्या खाता है, तुमको पता तो होना चाहिए। क्या पीता है, ये सब पता तो होना चाहिए। तो यहां पे क्यों हंसे? पीता है पे वाटर, H2O। सुनो सर, मैं आप लोगों को 2 मिनट लगा के एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा लेता हूं। थोड़ा टाइम पास तुमको लग सकता है, पर मेरे को करने दो। मेरे को पता है कितना टाइम पास करना है और कितनी पढ़ाई करनी है। सबसे पहले देखो, स्क्रीन पे 10 चीजें लिखी हुई है। 10 चीजों में से 5 चीजें मेरे बारे में सच है और 5 चीजें मेरे बारे में गलत है। बच्चे बोलेंगे हाँ मैंने डेमो देखा था, डेमो में आपने कराया था। क्वेश्चंस बदल गए हैं। एग्जाम का पैटर्न पता होने से पेपर लीक नहीं हो जाता। तुमको सिर्फ पैटर्न पता है, अंदर के क्वेश्चंस नहीं पता है। ठीक है, तो बदल गए हैं। तो मैं 10 चीजें, 10 में से 5 सही और 5 गलत है। एक एक करके मैं पूछूंगा, तुम लोग बताओगे। सबसे पहला, आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, मतलब 11th 12th में मैंने साइंस लिया था। बताओ, साइंस भी कोई लेने की चीज है? साइंस, तुम साइंस नहीं लेते। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। ठीक है, आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। जी हाँ, साइंस ने मैंने साइंस लिया था। ठीक है, तो 11th और 12th में मेरा साइंस था। ठीक है, दूसरा, आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन ओडिशा। लोग बोल रहे ओडिशा कहाँ है भाई, ये कहाँ पड़ता है? स्टेट, यहाँ पे मैं पहले अपने जगह का नाम लिखता था, जो प्रॉपर सिटी थी। लोग ने ऐसा मुंह बनाया, मैंने बोला ओडिशा तो पता है तुमको कम से कम। तो आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन ओडिशा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, आई एंटर्ड इनटू सीए इंटर फ्रॉम डायरेक्ट एंट्री रूट। क्यों नहीं भाई? तब बहुत डिफिकल्ट था, तब तुमको 8 महीने की आर्टिकलशिप करनी होती थी क्या? चलो, सो आई डिड नॉट एंटर, दिस इज फॉल्स। ठीक है, तो कितने? 2 सही, 1 गलत। फोर्थ, आई फेल्ड इन बायोलॉजी, साइंस लेके, एंड आई वॉज गुड एट मैथ्स। गुड एट मैथ्स, ऐसा भी वो बोलेगा कोई ऐसा होता है क्या? हम तो पूरा फाउंडेशन क्लियर कर लेते थे, मैथ्स में 20 नंबर 25 नंबर पता नहीं क्या हो रखा था। पर यस, ये सच है कि मैं बायोलॉजी फेल हुआ था। जी हाँ, मैंने साइंस लिया था और साइंस लेकर के मैंने बायोलॉजी में फेल हुआ। क्योंकि देखो क्या है, इन्होंने 10th स्टैंडर्ड तक जो बायोलॉजी दिखाया वो 11th और 12th में था ही नहीं भाई। 11th और 12th में पेड़ के बारे में पढ़ा रहे हैं, पौधों के बारे में पढ़ा रहे हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ा रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग था क्या? हाँ, इसके लिए कोई बायोलॉजी करते? मैंने बोला नहीं नहीं, धोखा हुआ है, मैं इसीलिए 11th स्टैंडर्ड में फेल हो गया। तुम जज कर रहे हो मेरे को, तुम अपने गिरे वहां पे झाको पहले, मेरे को कैसे? मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। मतलब वो बोरिंग साइंटिफिक नाम ले आए थे, ऐसी बातें कर रहा हूं मैं जो 10th स्टैंडर्ड में नहीं हुआ करते थे। ठीक है, समझ रहे हो ना तुम? ज्यादा ही समझ रहे हैं सर हम। नेक्स्ट, आई डिड माई आर्टिकलशिप फ्रॉम KPMG विच इज अ बिग 4। हाँ, दिस इज फॉल्स बिकॉज बिग 4 से किया, बट बिग 4 में डेलोइट से किया। तुमको पता है बिग 4 में कितने फर्म्स आते हैं? वाह, बिग 4 में 4 फर्म आते हैं। ठीक है, किसी को पता है चारों फर्म का नाम? हमको क्या करना है जान करके? बेटा सपने देखोगे तो ही ना पूरे होंगे। 4 बिग 4 होते हैं। ठीक है, पहला डेलोइट, दूसरा KPMG, तीसरा
EY, चौथा PWC। सर ये हमको क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि तुम इंटर के बाद क्या करोगे? आराम। एक बार खत्म हो जाए तो पहले तो 2-3 महीना कस के आराम, पर उसके बाद क्या करोगे? तुमको आर्टिकलशिप करनी है। तुम सोचो ये एग्जाम तुम्हारे लिए कैसे प्रोपोर्शनेटली इंपैक्ट करता है। लोग बोलते हैं 12th बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। अब कसम से अब खत्म हो गई। अब तुम जो सीए इंटर में स्कोर बनाओगे वो स्कोर तुम्हारा आर्टिकलशिप डिसाइड करेगा। जो आर्टिकलशिप में जितनी अच्छी फॉर्म में काम करोगे, जितने अच्छे लोग मिलेंगे तुमको, वो तुम्हारी कंपनी डिसाइड करेगा। कंपनी से तुम्हारा सीए फाइनल का रिजल्ट डिसाइड होगा और उस रिजल्ट से तुम्हारा आगे करियर डिसाइड होगा। और जब तुम बिग 4 वगैरह में जाकर के आगे आर्टिकलशिप करते हो तो उसके बाद जॉब मिलना बहुत आसान हो जाता है, रिलेटिवली बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि डेलॉइट केपीएमजी ने अपना ब्रांड बना रखा है। तुम अपने जब सीवी में लिखोगे ना, मैंने डेलॉइट से पढ़ा है, मैंने केपीएमजी से पढ़ा है, तो वो अपने आप में तुमको क्या कर देंगे, तुम लोगों को शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे, क्योंकि उनको पता है डेलॉइट कैसे हायर करता है। तो हमको डेलॉइट में जाने के लिए क्या करना पड़ता है सर? रैंक नहीं, इंटर में बोथ ग्रुप एक बार में क्लियर करना पड़ता है। ओ मतलब सर हम अगर एक ग्रुप दे रहे हैं और दूसरा ग्रुप अगर बाद में देंगे तो क्या हम बिग 4 में नहीं जा सकते? जा सकते हो। शर्त है कि तुम एक ग्रुप जब ले रहे हो ना तो इतने मार्क्स लाओ जो बोथ ग्रुप वाला नहीं ला पाया। मतलब क्या, 400 मार्क का पेपर होगा, स्कोर 260 280, तो उनको समझ आएगा बंदे में दम है। बंदे ने दोनों ग्रुप नहीं दिया, बंदे में दम है, तब जाकर के 260 आया, तो आपको क्या मिल जाएगा? बिग 4 में भी एंट्री मिल जाएगी। तो अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, व्हाट इज योर एम? व्हाट इज द फर्स्ट एम? First aim is both group clear with good marks, great marks. रैंक आई नहीं आई वो भगवान भरोसे। दूसरा, both group clear with 400, 400, और वो भी सेट ऑफ, इधर 190 आया, उधर 210 आया, सेट ऑफ आकर के क्या हो गया? पास। क्या हुआ? ठीक है। तीसरा कि भैया एक ग्रुप क्लियर किया, पर एक ग्रुप अच्छे स्कोर से क्लियर किया, तो आपको बिग 4 मिलेगा, एंड दैट बिल्ड्स योर जर्नी। बोलना। हाँ, मैं थोड़ा, मेरा फ्लो पूरा पिछले अटेम्प्ट वाला है, तू यूं समझ ले रिकॉर्डिंग देख रहा हूं, ठीक है? सुनो, नेक्स्ट, आई क्लियर्ड ऑल लेवल्स ऑफ सीए इन, सोच के बोलना, रैंक पे मत जाना तुम। आई क्लियर्ड ऑल लेवल्स ऑफ सीए इन फर्स्ट अटेम्प्ट, यस और नो? हाँ, चलो ये इजी था। चलो ये भी यस हो गया। कितने यस हो गए? 4 यस हो गए। शिट, अब इसके बाद एक ही सही है और 2 फॉल्स हो गए। आगे ये क्यों डाला यार मैंने? ये मैंने हटा, चलो ये वाला स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। आई लव वॉचिंग मूवीज। इसके बाद वाला बताओ, आई एम अ नर्ड। नर्ड मतलब बहुत पढ़ाकू, एकदम पागल हो, जैसे पढ़ता रहता है। कैसे भाई? पढ़ाकू नहीं होएगा तो रैंक कैसे आएंगी, रिजल्ट कैसे आएगा? ऊपर लिखा है ना आई क्लियर ऑल लेवल्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट, तो नर्ड तो बनना पड़ता है ना। नहीं सर, सिंपल सा सीक्रेट है, जब पढ़ाई करनी होती है तब शिद्दत से पढ़ाई कर लो। यही तो माँ बाप बचपन में बोलते थे कि भाई पढ़ने के टाइम पे पढ़ ले, समर वेकेशन में खेल लेना। नहीं, हमको समर वेकेशन में स्कूल जाना होता था, और उसके बाद हमको जब स्कूल में जाते थे तो नहीं, हमको सोना होता था। हम उल्टा चलते हैं। पर फैक्ट यही है भाई, जिस दिन समझोगे कि जब पढ़ना है तब पढ़ लोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, जब मस्ती करनी है तब मस्ती करोगे तो हो जाएगा। तो ये वाला आपका आई लव वॉचिंग मूवीज इज राइट। तो अपन चलेंगे कभी कहीं तो भी मूवी चलेंगे अपन लोग सब। दूसरा, आई एम अ नर्ड, इट इज अ फॉल्स। आई वॉच अ लॉट ऑफ वेब सीरीज। चलो एक काम करते हैं, ये वाला और ये वाला काट देते हैं। आपका मैच हो गया क्या? मतलब 5 सही 3 गलत, टाइम पास नहीं, कोई एग्जाम नहीं था, तुम समझे ना, इंट्रोडक्शन करवाने का एक तरीका था। तुमको समझ आया क्या? तुम मेरे बारे में थोड़ा सा समझे क्या? पक्का? ठीक है, तो बस इसके आगे मेरे बारे में और बात नहीं होने वाली। मैं 5 मिनट लिया, इतना मेरा काफी था। इसके बारे में 2 चीजों के बारे में बात होगी। एक, तुम्हारे और तुम्हारे सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट का नाम क्या है सर? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। अगर मैं आपको बोलूं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हाँ? सुनना, सुन के बताना। अगर मैं आपको बोलूं कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो कौन से 2 पार्ट में डिवाइड करोगे? अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो। कहीं भी जाओगे ना, कहीं भी जाओगे, किसी भी क्लास में जाओगे, भीड़ बहुत है, खो जाओगे, पक्की बात है। एक ही तरीका है नहीं खोने का, तुम लोगों को क्लास में क्या करना पड़ेगा? पार्टिसिपेट। क्या करना पड़ेगा सर? पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेशन क्या होता है? तुम्हारी आंखों से मेरे को पार्टिसिपेशन दिखता है, मतलब मैं अगर कुछ पूछ रहा हूं तो तुम लोग मेरे को बता रहे हो, तो वो पार्टिसिपेशन होता है। तुमको वो पार्टिसिपेशन मेरे साथ करना पड़ेगा। जो लोग घर पे भी देख रहे हो, जब मैं कोई सवाल पूछ रहा हूं तो तुमको घर पे बैठे बैठे जवाब देना पड़ेगा। जब तक घर वाले ये ना बोले ना पागल हो गए पढ़ पढ़ के,
कि भैया कंप्यूटर देख के बात कर रहा है, आंख बंद करके पढ़ाई कर रहा है, जब तक घर वाले ये करते तुमको हरकतें करते हुए नहीं देखेंगे, समझ लेना तुमने पढ़ाई नहीं करी है। तो जितने भी बच्चे क्लास में हैं, मेरी बात प्लीज सुनो, प्लीज पार्टिसिपेट विथ मी, अदरवाइज हु विल गेट लॉस्ट? मैं बोलते बोलते खो गए सर आप तो। नहीं, कौन खो जाएगा? तुम लोग खो जाओगे। तो प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज पार्टिसिपेट विथ मी। थोड़ा सा एफर्ट लगता है कभी कभी कि यार मन नहीं कर रहा, फिर भी बोल लो, पर बोलोगे ना तो थोड़ा थोड़ा बोलते बोलते क्या आएगा? सर 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 क्या आएगा? सर क्या देख रहा है रे वहां पे नीचे? क्या दिख रहा है तेरे को? ठीक है, पिछले बैच में मैंने एक बच्चे को पहले दिन डांटा था, तो उसने मेरे को आखिरी दिन आके बोला था, सर आपने डांटा था, मेरी फट गई थी सर, मैं नया नया आया था, मेरे को तो पता भी नहीं था। तो आज इस बैच में हम किसी को आज नहीं डांटेंगे, ठीक है? तो प्लीज ध्यान, पक्का पक्का, ठीक है? चलो सर, आपने नोट्स में लिखा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। अब प्लीज अपने नोट्स को 2 पार्ट में डिवाइड करो, अपने नोट्स में एक डिवाइड करो और कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ को 2 पार्ट में डिवाइड करो। मैं आपको देने वाला हूं सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन। आपके सब्जेक्ट में 2 पार्ट आते हैं, एक तो कॉर्पोरेट लॉ हो गया और दूसरा नहीं मत करो पार्टिसिपेट, मेरे को क्या है? हाँ, मैंने लाके लगा देनी है यहां पे, कल देखो मेरा तो हो गया, ठीक है? किसको करना है? एक और बार ट्राई करूंगा, किसको करना है? करोगे ना? पक्का? तो ध्यान तो दो। अच्छा सुनो, सबको बुक्स मिल रही है? बुक्स के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में अपडेट दूंगा, पर जो भी बुक्स आपके पास आ रही है वो कलेक्ट करके रख लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे आने वाले दिनों में आपको यही बुक 8 से 10 दिन तक काम आने वाली है। सर एक कॉर्पोरेट लॉ हो गया और एक अदर लॉ हो गया, क्या तुम मेरे को बता सकते हो कॉर्पोरेट लॉ में क्या? अच्छा, तुमने फाउंडेशन में जो लॉ पढ़ा था डायरेक्ट एंट्री वाले, जब मैं फाउंडेशन का रेफरेंस दूंगा तो वो सिर्फ ये समझना, क्योंकि फाउंडेशन के बच्चे तो उनसे भी बात करना जरूरी है, पर मैं आपको अभी प्रॉमिस कर रहा हूं कि सारे कॉन्सेप्ट जीरो से ही स्टार्ट होंगे। मतलब मैं अगर तुमको क्लास में बोल रहा हूं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सो आई एम नॉट अज्यूमिंग दैट यू नो व्हाट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज। मैं तुमको पूरा समझाऊंगा भी, तुमको पूरा डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगा और उसके बाद ही अपन आगे बढ़ेंगे। पर मेरे को उनसे बात करनी तो जरूरी है ना, तो घबराना नहीं। मेरे को बताओ, फाउंडेशन में तुमने कौन सा लॉ पढ़ा था? बिजनेस लॉ पढ़ा था। क्या क्या आता था बिजनेस लॉ में? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आता था, पार्टनरशिप एक्ट आता था, एलएलपी एक्ट आता था, कंपनीज एक्ट आता था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता था, ये सारे थे। और एक और था बीसीआर, ठीक है? एक और बीसीआर भी था आपका, ठीक है? पर यहां पे अभी कॉर्पोरेट लॉ में मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ बीसीआर के बीच में हिचकी आई तो मैंने गैप लिया। तुम्हारी सोच तुमसे मुलाकात करके गई जहां पे तुमने बोला हाँ कुछ तो बोला सर आपने। सुनो, कॉर्पोरेट लॉ में क्या है और अदर लॉ में क्या आता है? यहां पे कॉर्पोरेट लॉ में कितनी चीजें आती है सर? 2। पहले एक था, पहले एक क्या था कॉर्पोरेट लॉ में? कंपनीज एक्ट। पर इन्होंने बोला एक और दोस्त से मिलाएंगे तुम्हारे, क्या नाम है सर? एलएलपी एक्ट। एलएलपी एक्ट, एलएलपी एक्ट क्या है दोस्तों? आपने पढ़ा है बचपन में? जो तुमने फाउंडेशन में पढ़ा ना, वो ऑलमोस्ट 80% था। इन्होंने थोड़ा बीच बीच का और जोड़ करके इन्होंने क्या कर दिया, यहां पे आपके लिए एलएलपी एक्ट डाल दिया। दिस इज गोइंग टू बी अ मेजर स्कोरिंग टॉपिक फॉर दिस अटेम्प्ट। ये पहली बार आया है न्यू सिलेबस में। इंटर इन्होंने फाउंडेशन से लेकर के इंटर में ले आए, इन्होंने पूरी कोशिश करी उसको क्या करने की, अपग्रेड करने की, पर इतना कर नहीं पाई क्योंकि फाउंडेशन में वैसे ही तुमने बहुत ज्यादा एलएलपी एक्ट को पढ़ लिया था। उसके बाद सर अदर लॉ में क्या क्या आता है? अच्छा रुको, पहले कंपनीज एक्ट में घुसेंगे। कंपनीज एक्ट किया है तुमने फाउंडेशन में? हाँ, व्हाट इज अ कंपनी, व्हाट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, ऐसे बच्चों वाली चीजें पढ़ी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, मेमोरेंडम क्या होता है, यही बच्चों वाली चीज जो है ना। अब वो तुमको ट्रेलर दिखा, अब तुम बहुत बड़ा पोर्शन कवर करोगे कंपनीज एक्ट का, जहां पे आप सेक्शन नंबर 1 से शुरू करोगे। और अच्छा, किसी को पता है कंपनीज एक्ट में टोटल कितने सेक्शंस हैं? टोटल कितने सेक्शंस हैं? एनीवन बता? 470? करेक्ट। कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शन है, मतलब 1 से लेकर के 470 तक लिखा है। लेकिन एक एक करके गिनने बैठोगे ना तो आपको यहां पे पता चलेगा 470 नहीं 484 सेक्शन है। ऐसा क्यों? क्योंकि 3 के बाद 3A आता है, 10 के बाद 10A आता है, 12 के बाद ऐसे चलते चलते इन्होंने बीच बीच में ऐड करे बहुत सारे हटाए भी, तो टोटल काउंट में कितने आते हैं? 484 सेक्शंस आते हैं। और कैसे लिखा है, क्या लिखा है, वो सब मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। पर क्या पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट आपके सिलेबस में है? नहीं। जब इन्होंने न्यू स्कीम लाया था ना, तो इन्होंने बोला था फाइनल का लॉ पूरा का पूरा खींच करके यहां पे ले आएंगे। तो तुम्हारे सिलेबस में पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट हो सकता था, पर बच गए तुम लोग कि आपके पास सिर्फ 1 से लेकर के 148 तक है। पर इसके साथ इन्होंने एक और चीज ऐड करी। क्या?
एक कॉन्सेप्ट इन्होंने ऐड किया सर फॉरेन कंपनी का. व्हाट इज अ फॉरेन कंपनी? सर हमको फॉरेनर पता होता है, फॉरेन कंपनी नहीं पता होता है. व्हाट इज अ फॉरेन कंपनी? किसी ने, मैडम ने कहा अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया इज अ फॉरेन कंपनी. हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस. आप डायरेक्ट एंट्री से फाउंडेशन में कहां से पढ़ाई है? फाउंडेशन में था तुम्हारे? फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन था. हाँ सुनो, 348 वाले मैडम को नहीं पता, तुमको कैसे पता है? तुम्हारा भी 340 था नहीं? ठीक है, सुनो फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन क्या होता है मैं तुमको बताऊंगा, पर मेरे को एक बार एक फील लेके अभी पूछने दो. माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट क्या जो कंप्यूटर में चलता है, वो माइक्रोसॉफ्ट फॉरेन कंपनी है कि इंडियन कंपनी है? फॉरेन कंपनी है. टेस्ला, टेस्ला क्या करते हैं? कार बनाते हैं, इलॉन मस्क का. तो टेस्ला फॉरेन कंपनी है कि नहीं है? तुम बोल रहे हो है नहीं है. ठीक है चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम अभी समझ गए. मैंने दो सवाल पूछे, एक तो टेस्ला क्या है और एक माइक्रोसॉफ्ट क्या है. उसका जवाब थोड़ी देर में दूंगा, पर तुम समझो हमको फॉरेन कंपनी का पूरा जो डेफिनेशन है वो करना पड़ेगा, और पूरा चैप्टर इन्होंने डाल दिया. तुमको बताऊं व्हाट इज दिस न्यू सिलेबस? दिस न्यू सिलेबस इज नथिंग बट 2018 के पहले का ओल्ड सिलेबस. मतलब क्या? इन्होंने 2018 में न्यू सिलेबस लाया था. तुमको पता है 2018 में इन्होंने नया सिलेबस लाया था. उसमें इन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हटाए, बहुत सारे केस लॉस हटाए. उसमें फॉरेन कंपनी का भी टॉपिक था जो इन्होंने हटा दिया था. अब जब इनको नया सिलेबस लाना था तो इनके पास दो ऑप्शन था कि बैठ करके या तो बहुत ज्यादा मेहनत करके हम पूरा मॉड्यूल लिखें, या फिर दूसरा ऑप्शन था पुराना वाला उठा. अच्छा मैं यूट्यूब पे हूं ना? नहीं कुछ नहीं, सुनो इन्होंने बहुत मेहनत करके एक नया मॉड्यूल बनाया, जिस मॉड्यूल में इन्होंने बहुत मेहनत करके कुछ बिना कॉपी किए नई नई चीजें लिख करके इन्होंने डाली है. समझ रहे हो ना तुम सब समझ रहे हो ना? ठीक है, तो यहां पे इन्होंने क्या किया है, फॉरेन कंपनी का जो पहले टॉपिक हुआ करता था वो ला करके डाल दिया है. तो हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे, और तुमको कंपनीज एक्ट और एलएलपी एक्ट मिला करके गेस कर सकते हो कितने मार्क्स का आएगा? एनी गेसेस? पहले कॉर्पोरेट लॉ 60 का हुआ करता था, अब इन्होंने वेटेज बढ़ा करके 70 मार्क्स का कर दिया. क्यों? क्योंकि भैया फॉरेन कंपनी आपका 4 से 6 नंबर लेके जाएगा और एलएलपी एक्ट आपका 4 से 6 नंबर लेकर के जाएगा. तो वी आर इन्होंने डिटेल स्प्लिट अभी तक नहीं दिया है, पर हम लोगों को बाद में पता चल जाएगा. पर आपका जो कॉर्पोरेट लॉ है वो कितने मार्क्स का आने वाला है? 70. उसके बाद अदर लॉ कितने मार्क्स का आएगा? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. 30 मार्क्स तुमने गैस कर लिया, नहीं तो बोलोगे अरे कितना हो सकता है भाई, 100 में 70 गए. और कोई कंफ्यूज ये हो सकता था कि सर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी तो आते हैं. हमने तो सुना था 116 मार्क का पेपर होता है, क्या तुमने ये सुना है? डू यू नो द पेपर इज नॉट ऑफ 100 मार्क्स, इट इज एक्चुअली ऑफ 112 और 116 मार्क्स. सुना है तुमने कभी? क्योंकि हर दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ये लोग क्या देते हैं, ऑप्शंस देते हैं. तो आपको ऑप्शंस में सिलेक्ट करना होता है, वो सब अपन देखेंगे. अदर लॉ में कितने लॉज आते हैं सर? किसी को पता है? पहले 4 आते थे. पहले 4 कौन से आते थे बताऊं? पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो तुमने बचपन में कुछ नहीं पढ़ा था, तुमने देखा था. ये कोई पढ़ाई होती है? ऑफर, एक्सेप्टेंस, अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट. मैंने आंख मारा, उसने भी आंख मारा, तो अग्रीमेंट हो गया. ये पढ़ाई थी भाई, ये बेसिक्स था. ठीक है, अभी तुम क्या आईसीआई, अभी जो फाउंडेशन का सिलेबस हुआ है ना, उसमें एक्चुअल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डाला इन्होंने. जो तुम्हारा 80-90 पेज का होता था ना, या 100 पेज का होता था, वो अब 250 पेज का हो गया. तो भाई तुम तो देखो, तुम ऐसा हॉप मारे और सिलेबस पीछे गया, तुम आगे बढ़े और सिलेबस पीछे गया. बच गए कि नहीं? दूसरा आपका एक चैप्टर था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. किसी को पता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक, ये सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं. देखो भैया, ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था. ये मतलब तुम लोगों ने पढ़ा होना चाहिए था, तुम लोगों ने पता होना चाहिए था, पर तुम फॉर्चुनेट हो या अनफॉर्चुनेट हो, ये कहां चला गया? फाउंडेशन में चला गया. अब मेरे अंदर एक मजाक आ रहा है, क्या तुमको कभी टाइम मिले तो पढ़ लेना ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. तुम बोलोगे सर एग्जाम में आएगा क्या? दूर दूर तक नहीं. बोले पागल हो, हम बैठ के एक्स्ट्रा पोर्शन पढ़ेंगे. 1.5 साल से तो हम ये सोच रहे हैं न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करेंगे. 5 साल से अपने दोस्त को बुक्स पढ़ते हुए देख रहे हैं, वो नहीं शुरू हो पा रहा है हमसे. हम बैठ के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ेंगे. ठीक है, कर लो मजाक, पर ये दोनों चैप्टर कहां गए सर? अब ये दोनों चैप्टर हट करके चले गए फाउंडेशन में. उसके बाद कौन से चैप्टर्स बचते हैं? 3 चैप्टर बचते हैं. पहला जनरल क्लॉज एक्ट. किसी को पता है जनरल क्लॉज एक्ट क्या है? अच्छा सुनो ना, हेलो,
सर ये जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं ना, तुमको क्या लगता है मेरे एग्जाम में आएगा क्या? मैं अपने लिए लिख रहा, क्या सर को थोड़ा याद करने में प्रॉब्लम होती होगी, तो बोले सर लिख लिख के पढ़ रहे। तुमको एक बार ये चीजें अपने नोट्स में भी लिखनी है ताकि बाद में तुमको ध्यान रहे कि भैया क्या पढ़ के आए घर में। और सुनो ना, प्लीज ना क्लास में कॉपी पेस्ट मत करना, मेरे साथ साथ लिखना। जब मैं कोई चीज बोल रहा हूं, जनरल क्लॉज एक्ट, इतना धीरे धीरे बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, तो तुम भी मेरे साथ साथ क्या कर सकते हो, उसको लिख कर सकते हो, तो तुम्हारा ध्यान भी ज्यादा रहेगा। तो ये क्या है, जनरल क्लॉज एक्ट। किसी को पता है जनरल क्लॉज एक्ट क्या होता है? एनीवन हु वांट्स टू गिव इट अ शॉट? एनीवन, एनी ट्राई, यस प्लीज। लॉ को इंटरप्रेट करना सिखाता है। तो अगला चैप्टर है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। वो क्या है? उसमें जनरल बातें लिखी होगी कि क्लॉजेस में जनरली कैसे पढ़ते हैं ना। नहीं सर, ये जो जनरल क्लॉज एक्ट है ये क्या है, मेरी बात ध्यान से समझना। क्या इंडिया में एक ही एक्ट है, कंपनीज एक्ट? इंडिया में बथेरे एक्ट्स हैं, बहुत सारे एक्ट्स हैं। तो इन्होंने क्या बोला, कुछ ना हमको चीजें, बेसिक चीजें हमको समझनी पड़ेगी, और वो चीजें समझने की जो बेसिक चीजें होती है ना, वो हर एक्ट में बार बार नहीं लिख सकते। तो हमने क्या किया, हमने उठा करके जनरल क्लॉज एक्ट में ऐसी बहुत सारी चीजें लिख दी जो सारे एक्ट्स को अप्लाई होती है। सर जैसे कि कुछ बताओ, एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। एक लड़की थी, ठीक है, उसका नाम था अदिति, फॉर एग्जाम्पल। अब अदिति ने क्या किया, वो एक कंपनी में बन गई डायरेक्टर। क्या बन गई? अरे बोलो, पक्का सुनाई दे रहा है तुमको? ठीक है, तो डायरेक्टर बन गई। अब जब एक कंपनी में आप डायरेक्टर बन गए तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। उसने क्या किया, कंपनी में किया फ्रॉड। क्या किया? फ्रॉड। और डायरेक्टर बनने के बाद जब फ्रॉड किया तो फ्रॉड पकड़ा गया उसका, और उसको कोर्ट में ले गया गया। कोर्ट में जाकर के जज साहब ने बोला दैट यू विल बी लायबल फॉर अ पेनल्टी ऑफ 10 लाख रुपीस। तो उसने जज साहब को बोला मैं लायबल हुई नहीं। जज ने बोला क्यों भाई? बोले तू ढंग से पढ़, वहां पे लिखा है एनी पर्सन हु कमिट्स फ्रॉड ही शैल बी लायबल फॉर अ पेनल्टी ऑफ 10 lakhs। बोले ही, मैं, शी, बोले ये देख बर्थ सर्टिफिकेट। अभी जज ने कोई कमेंट पास नहीं किया उस पर, क्योंकि तुम ऐसा बोल नहीं सकते इंडिया में, पर उसने क्या दिखाया, बर्थ सर्टिफिकेट। बोले देखो मैं शी, मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है। जज को समझ आया, हाँ भाई लग गए, दिक्कत हो गई, बात तो बंदी की सही है। तो उसने क्या किया, उन्होंने तब देखा कि एक जनरल क्लॉज एक्ट नाम का भी एक एक्ट है जो क्या लिखता है कि हम लॉ में जब मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं ना, तो उसमें फीमेल भी इंक्लूड होते हैं, मतलब ही इंक्लूड्स शी। समझे क्या? लेकिन जब लॉ का इंटेंशन ही है कि मेल इंक्लूड हो सिर्फ, तब फीमेल को मत कर देना। जैसे कि पहले लॉ में लिखा होता था कि किसी इंसान के डेथ के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके मेल डिसेंडेंट को जाए, मेल डिसेंडेंट को। तो वहां पे अदिति ने क्या बोला, ही इंक्लूड्स शी, मेल इंक्लूड्स फीमेल, मेरे को भी मिलेगी प्रॉपर्टी। लॉ ने बोला नहीं, जहां हमारा मतलब समझना भाई, तुमको समझ नहीं आता क्या? ही इंक्लूड्स शी इन जनरल, बट जहां पे लॉ का इंटेंशन है सिर्फ मेल आएगा, वहां पे मेल आएगा, फीमेल नहीं आएगा। जैसे कि इन्होंने लिखा है जनरल क्लॉज एक्ट में कि जब हम बैल बोल रहे हैं ना, तो बैल में बैल आएगा, बैल में गाय नहीं आएगी। तुम समझ, अबे हिंदी में नहीं लिखा है भाई, वहां पे लिखा है बुलक विल नॉट इंक्लूड काउ। अच्छा किया बता दिया, लिख लेते यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए, ठीक है। तो ये आपके जनरल क्लॉज एक्ट है जहां पे इन्होंने बहुत मन मर्जी की है। एक और चीज लिखा है इन्होंने जनरल क्लॉज एक्ट में, आपका कंपनीज एक्ट का ना एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर मत लिखो अभी, सेक्शन नंबर मत लिखो, कुछ मत लिखो, स्क्रीन पे देखो। एक सेक्शन है जहां पे लिखा है अ कंपनी मे बी फॉर्म्ड फॉर लीगल पर्पस। ये तुमने सुना है कभी? ऐसा तुमने कंपनी फाउंडेशन में देखा है? अच्छा एक सेकेंड, डायरेक्ट एंट्री वाले जो स्टूडेंट है, क्या तुमने कंपनीज एक्ट का बेस पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो हाथ उठाओ। जो डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट्स जो कंपनीज एक्ट का बेस पढ़ के आए हैं। अरे पूछूंगा नहीं भाई, मतलब तुमने कभी कंपनी का भी डेफिनेशन पढ़ा है? अपने कोर्स में पढ़ा है ना? बोले सर बुक में था, सिलेबस में भी था, पर हमको पास होने के लिए कभी उसको पढ़ के जाने की जरूरत पड़ी नहीं, तो हमने नहीं पढ़ा है। पर ठीक है चलो, मैं समझ गया कि तुमको बिल्कुल भी नहीं आता, तो मैं आपको स्क्रैच से बताऊंगा। क्या लिखा है स्क्रीन में? अ कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर। सर यहां पे मैंने क्या किया, मैंने एक कंपनी बनाया, आओ मर्डर करो लिमिटेड। क्या बनाया मैंने? आओ मर्डर करो लिमिटेड। अरे वो इमरान हाशमी वाला नहीं भाई, वो वाला मर्डर नहीं है, वो वाला मर्डर है। तो मैंने आओ मर्डर करो लिमिटेड बनाया और मैंने एक इल्लीगल कंपनी बनाई, वहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इल्लीगल धंधा कर रहा हूं। अब उसके बाद किसी ने पकड़ लिया, बोले तुम इल्लीगल पर्पस के लिए कंपनी नहीं बना सकते। मैंने बोला क्यों नहीं बना सकते? बोले लिखा है लीगल पर्पस के लिए बनाना। मैंने बोला लॉ सिखाएगा मेरे को? यहां पे क्या लिखा है? मे
मे का मतलब क्या होता है? मे का मतलब लीगल क्लेम भी बना सकते हो, इलीगल क्लेम भी बना सकते हो। तो यहां पे मे लिखा हुआ था। सही बोला कि नहीं सर? मैंने सही बोला कि नहीं? नहीं, जनरल क्लॉज में क्या लिख दिया पता है? बोले हम मे लिखेंगे, पर जब हमारी मर्जी होगी ना हम शैल पढ़ेंगे। क्यों? बोले मां लाइफ माई रूल्स। भाई ये क्या मतलब है? तू शैल लिखता ना, यहां मैं लिखेगा। जो इस बंदे के सिलेबस में सिर्फ कंपनीज एक्ट है, वो क्या करेगा? तो इन्होंने बोला डाल दे फिर जनरल क्लॉज एक्ट। वहां पे इन्होंने क्या लिख दिया? मे को भी हम शैल पढ़ सकते हैं। मैंने बोला ठीक है, वेरी गुड। वहां पे फिर एक जगह आगे गया, मैं लिखा अ कंपनी शैल, एक सेक्शन है आगे 149, अ कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऐसा एक प्रोविजन था। मैंने बोला मैं 2 रखेगा। क्यों? चुल नहीं, मैंने बोला 2 रखूंगा। क्यों? बोले तुमने ऊपर मे को शैल पढ़ा था ना, तो ये क्या लिखा है? शैल। इसका मतलब मे, अ कंपनी में हैव एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स। मैंने बोला मे मेरे को नहीं रखना है, मैं 2 रखूंगा। तो वहां पे उन्होंने क्या लिख दिया? बोले हम जब शैल बोलेंगे ना तो उसको हम मे नहीं पढ़ेंगे, हम मे को शैल पढ़ेंगे, पर शैल को मे नहीं पढ़ेंगे। क्यों? मां लाइफ मां रूल्स। तुम ही कर लो भाई, हमको नहीं करना। तुम यहां पे लिख देते ना ढंग से, पर नहीं। इस तरह की चीजें इन्होंने कहां पे लिख रखी है? जनरल क्लॉज एक्ट में। और वो पूरा हमको पढ़ाएगा इंस्टीट्यूट की, भैया ये बैठ करके पढ़। उसके बाद एक्ट कौन सा है तुम्हारा? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये क्या है सर? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। दिस इज अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग पोर्शन जो इन्होंने फाइनल से ला करके कहां पे ले आए? इंटर में ले आए। ये तुम्हारे लिए पता है, तुम समझो ये जो एलएलपी एक्ट है ना और ये जो फेमा एक्ट है ना, ये तुम्हारी लॉटरी बनने वाली है। क्यों भैया? एलएलपी एक्ट अगर इन्होंने 10 नंबर का डाल दिया, जो कि मैं चाहता हूं ये लोग डाले, क्योंकि कंपनीज एक्ट पहले भी 60 नंबर का था, अभी भी 60 में कर सकते हैं। अगर इन्होंने एलएलपी 10 का डाल दिया, फेमा तो ये लोग 10 नंबर का डालने ही वाले। 20 नंबर की तुम्हारी लॉटरी है, तुम्हारा एकदम आराम से ये जो है मैनेज हो जाएगा। तो फेमा एक्ट क्या है सर? फॉरेन, फिर से बोलो, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। मतलब फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए जो एक्ट बना है उसको हम क्या कहते हैं? फेमा। वाह सर क्या समझाया। यही तो सुनने आए थे कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट मतलब क्या? जो फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करता है। हुआ क्या था दोस्तों? हुआ ये था कि आपको पता है 1991 में, कब? 1991 में, जब तुम तो पैदा हुए, मैं भी नहीं हुआ, तुम क्या नहीं हुआ था, मैं भी नहीं हुआ था, हम पैदा जब नहीं हुए थे तब ये सारे कांड हो रहे थे। आपको पता है इंडिया के पास ना फॉरेन करेंसी पूरी खत्म हो गई थी। फॉरेन करेंसी मतलब क्या? मान लो आज मेरे पास $1000 है मेरे जेब में, तो मैं $1000 का कुछ भी बाहर से खरीद सकता हूं ना? हाँ, पर मेरे पास अगर पैसे नहीं है, मैं बाहर से खरीद पाऊंगा क्या? नहीं। इंडिया के पास पूरा का पूरा फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो गया। तो बोले ठीक है ना, नोट छाप लो, इंडिया में नोट छाप लो। तुम इंडिया में क्या छाप सकते हो? INR छाप सकते हो। तुम्हारे पास डॉलर नहीं है। और उस समय पे इंडिया बहुत ज्यादा इंपोर्ट पे डिपेंडेंट था। किस पे डिपेंडेंट था? अरे बोलो। हे भगवान, जो भी मेरी क्लास में रोज हर दिन अच्छे से बोल बोल के पार्टिसिपेट करेगा उसको 4 नंबर एक्स्ट्रा दे देना हर सब्जेक्ट में। तो जो उसके 56 आ रहे थे ना वो कितने हो जाएंगे? 60। जो उसके 36 आ रहे थे वो कितने हो जाएंगे? 40। पर अब तुमको पता है ना 36-40 का रेलेवेंस? पता है ना कि अब तुम्हारा इंडिविजुअल पासिंग भी कितना हो गया है? हाँ सर, आपका इंडिविजुअल पासिंग 40 नहीं है। सुनो मेरी बात, ओए सुनो सुनो है सुनो, तुम जितना मन में सोच के चलते हो ना उतना ही एग्जाम में करके आते हो। तुम्हारे मन में अगर ये रहेगा ना 40-40, तुम समझो कि अगर 90% बच्चे इंटरमीडिएट में फेल होते हैं ना तो उसमें से 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो पास हो गए हर सब्जेक्ट में, एग्रीगेट नहीं बना। क्यों? क्योंकि शुरू से यही लेके चल रहे होते, 40 लिया 40 लिया 40 लिया। भैया 40 लाओगे ना एग्रीगेट नहीं बना पाओगे। और 40 का सोच के चलोगे ना 40 ही आएंगे, ये लिखवा के ले लो। तो तुम आज से कभी भी नहीं बोलोगे कि पासिंग कितना है 40, पासिंग कितना है तुम्हारे लिए 50। ये चीज तुमको जितनी भी हल्की लगे, आगे चल करके जब समझ आएगा ना तो बता देना कि आपके लिए पासिंग कितनी है। 50-40 में पास नहीं होने वाले लोग एग्रीगेट में अटक जाते हैं इसी चक्कर में, क्योंकि 40-40 चलता रहता है उनके दिमाग में। तुम जब एग्जाम भी लिखोगे ना तो तुमको मन में रहता है पेपर टफ आया है भाई, पास होना है पास होना है, तो तुम क्या टारगेट करते हो? 40-40। तो और पेपर तो सारे टफ आते हैं, पढ़ के तो हम जाते नहीं एग्जाम के पहले, तो सारे ही टफ आते हैं। तो तुम हर जगह 40-40 सोच के जाते हो, सब में 45 आते हैं, एग्रीगेट नहीं बनता। सो माय पॉइंट इज
For you, no more you will say that your passing marks is 40, it is how much? 50, और एग्रीगेट अपने आप बन जाएगा। तुम हर सब्जेक्ट में 50 लाओ, एग्रीगेट तुम्हारा अपने आप बन जाएगा। कमिंग बैक सर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, मैं क्या बोल रहा था? इंपोर्ट बहुत सारे थे। इंपोर्ट मतलब क्या? मैं बाहर से खरीदी बहुत कर रहा हूं, मतलब मैं तेल की खरीदी कर रहा हूं, पेट्रोल की खरीदी कर रहा हूं। अब तुम पेट्रोल की खरीदी करोगे तो पैसे देने पड़ेंगे, पैसे दे, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तब उनको समझ आया, तब प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह जी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 1991 में इंडिया को बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से निकाला था। उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लाया था। ही इज द पर्सन हु इज बिहाइंड दिस एक्ट। वो ना होते तो हमारे सिलेबस में एक कम चैप्टर होता, है ना? नहीं भाई, ऐसा नहीं सोचते। वो ना होते तो तुमको आज के डेट में अगर तुम यूएस जाना चाहो, इट हैज बिकम सो इजी, यू गो अप्लाई फॉर योर वीजा एंड यू ट्रैवल। बस पैसे नहीं है, वो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम है, वो देश की प्रॉब्लम नहीं है भाई। पर अदरवाइज यू सी, पहले जितने रेस्ट्रिक्शंस थे आज उतने रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसको हम बोलते हैं लिबरलाइज्ड रेमिटेंस। रहने दो, जब आएगा तब देख लेंगे। अभी के लिए ये समझो कि देश के बाहर जाना आना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि एक एक्ट आ गया जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिससे अब हम फॉरेन कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस रखते हैं, पैसा देते हैं और पैसा लेते हैं। समझे क्या? यस सर। और आपका लास्ट एक्ट क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। सर इंस्टीट्यूट का मजाक देखो, तुमको पहले सीए फाउंडेशन में लॉ पढ़ाया, पूरा लॉ पढ़ाया, उसके बाद अभी तो 100 मार्क का लॉ पढ़ाएंगे, उसके बाद इंटर में आने के बाद सबसे पहले पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ाया, फिर एलएलपी एक्ट पढ़ाया, फिर जनरल क्लॉज एक्ट, फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फिर लास्ट में क्या बताएंगे तुमको? देखो लॉ पढ़ना कैसे है। तुम इतना सारा जो पढ़ के बैठे हो वो पढ़ना कैसे था वो तुमको कहां बताएंगे? पूरा का पूरा चैप्टर का सब्जेक्ट खत्म होने के बाद। ये क्या है? आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। और ये तीनों मिलाकर के आपका क्या बनता है? अदर लॉ, जो कितने मार्क्स का आएगा? 30 मार्क्स। सर अगर 3 चैप्टर 30 नंबर के आएंगे तो मेरे को एक रीजनेबल स्प्लिट बताओ, हर चैप्टर कितने नंबर का आएगा? 8 मार्क्स और ये 14 मार्क्स। ये आपका एक रीजनेबल स्प्लिट बनता है, क्योंकि फेमा जो है ना, उससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन आराम से ये लोग निकाल करके देंगे। 10 तो दुनिया में कोई भी बोलता ना। तुमने नेहा क्या सोचा? बोले रीजनेबल स्प्लिट बताओ, बोले 10। अरे जनरल क्लॉज एक्ट में क्या पूछेगा वो 10 नंबर का? तो यहां पे 8 नंबर का आएगा, ये 14 मार्क्स का और ये 8 मार्क्स का। दिस इज द बेसिस ऑन विच वी विल प्रोसीड। तो हमको पता है कि कौन से चैप्टर में कितना फोकस देना है। तो सर तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया? तो तुम लोग अपना उस हिसाब से छुट्टी का डेट डिसाइड कर लेना कि भैया जनरल क्लॉज एक्ट शुरू हो रहा है, अच्छा सिर्फ 8 नंबर है, ठीक है मैं घूम के आता हूं, है ना? सर शुरू में तो हम यही सोच के आते, छुट्टी तो एक दिन भी मारेंगे ही नहीं। तुम लोग सब सेटल हो गए पुणे में? मतलब बैग वैग लाके, कपड़े, अभी तो कपड़े सारे घर से धुले हुए आएंगे, तो 1 हफ्ते तक का तो है, बाकी बाद में देखेंगे सर, लाइफ की स्ट्रगल बाद में शुरू होगी, ठीक है? तो ये क्या था? ये पूरा का पूरा आपका कॉर्पोरेट लॉ और अदर लॉ का इंट्रोडक्शन था। तुमने नोट्स में क्या लिखा? लिख लिया नोट्स में? पक्का? ठीक है। अब सर ये आपका कॉर्पोरेट और अदर लॉ है। अब मैं आपको बताता हूं आपको क्लास में बुक्स कौन सी मिलेगी और आप लोगों को क्लास का अप्रोच क्या रखना है, क्योंकि आप लोगों ने भी तो नोट्स लाने हैं ना अपने। अरे लाने हैं कि नहीं? यस सर। तो आप लोगों को क्लास में 2 बुक्स मिलेगी। कितनी? 2। ये देख रहे हो कितनी पतली पतली बुक्स है? इतनी ही पतली पतली बुक्स आपको मिलेगी। पर ये अभी जो मैं दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, ये अभी वाले नवंबर वाले स्टूडेंट का एडिशन है। इसका नया वाला एडिशन मिलेगा आपको मई 24 के लिए। अब सर बुक्स कौन सी 2 मिलेगी? पहली किताब आपकी क्या है? किसी को पता है? तुमने देखा है सर बुक्स को? पहली किताब जो है वो आपके लॉ का समराइज बुक है, जिसमें हमने लॉ को क्या कर रखा है, पूरा का पूरा 200 पेज में समराइज कर रखा है। सर ये बुक क्या है? ये बुक वो है जो आपका बेयर एक्ट है, यही बुक वो है जो आपकी रेगुलर बुक है, यही बुक आपका क्या है, चार्ट्स है, यही बुक आपका समरी बुक है, यही है भाई जो है 200 पेज में पूरा का पूरा लॉ जो है इसमें समराइज हो जाता है। सर 200 पेज में लॉ कैसे समराइज होता है? आपने चीजें छोड़ी है ना, बताना मत किसी को जाके, बाहर की चीजें छोड़ दिए, कुछ भी नहीं छोड़े। हम क्या करेंगे, शुरू के जो 2 चैप्टर हैं वो हम कहां से करेंगे, पूरा का पूरा आईसीआई मॉड्यूल से भी करेंगे। तो जब आईसीआई मॉड्यूल से भी करेंगे और फिर जब मैं तुमको लिखवाऊंगा भी नोट्स में और फिर जब इससे मैच कराऊंगा, तब तुमको समझ आएगा ये समरी बुक बनी कैसे है। क्योंकि तुमको 2 चैप्टर में जब देख के कॉन्फिडेंस आएगा ना, तब तुम जिंदगी भर के लिए इस बुक को क्या कर पाओगे, रेफर कर पाओगे। क्योंकि एक बात समझो दोस्तों, तुम तो 4 महीने क्लासेस कर लोगे, तुमको क्या लगता है ये क्लासेस में जो तुम इतने भारी भारी कंटेंट पढ़ रहे हो, तुमको 6 महीने बाद 8 महीने बाद इतना ऐसा याद रहेगा क्या? पूरा कुछ भी नहीं याद रहेगा। क्लास के बाद सारी चीजें साफ हो जाती है। तो क्या याद रहेगा सर? ये जो नोट्स मैंने दिए और दूसरा जो नोट्स आपने खुद से उतारे।
तो मैं जब क्लासेस करता था ना, तो मेरे को पता था अब तो तुम इंटर में हो भाई, 8 महीने बाद एग्जाम है, फाइनल में तुम सोचो आज का पढ़ा हुआ तुमको शायद 2 साल बाद एग्जाम लिखना है। मतलब तुम अकाउंट्स की क्लास शुरू करोगे और 2 साल बाद तुमको पेपर लिखना है। ये तो वही बात हो गई 10th क्लास का एग्जाम, और पढ़ाई तुम 8th स्टैंडर्ड में कर रहे हो। इतना किसी को याद रहता क्या? नहीं ना। तो कैसे याद रखते लोग अपने नोट्स में बहुत ज्यादा लिख करके याद रखते हैं। तो ये मेरी बुक हो गई। ये कितनी भी किताब मिलेगी आपको? 2। पहली चीज क्या है? समरी नोट्स। ये समरी नोट्स जो है ना, आपको बाय द एंड ऑफ द क्लासेस मतलब जब आपके 3-3.5 महीने खत्म हो जाएंगे, तुमको ये बुक को अपनी बनानी पड़ेगी। सर ये बुक को अपनी कैसे बनाए? हमको नहीं आता सर अपना बनाना, हमने बहुत कोशिश किया पर उसने मना कर दी। वो वाला अपना नहीं बनाना, ये मना नहीं करेगा तुमको। ये अपना कैसे बनेगा? 200 पेज है भाई। तुम सोचो 90 दिन की क्लास है कि नहीं? एक अंदाजा 90 दिन की क्लास है, दिन का कितना पेज? 2। मतलब दिन का 2 पेज भी तुम ढंग से अगर पढ़ ले रहे हो, उसमें अगर तुमको लगा यार ये वाला ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और तुमने वहां पे एक स्टिकी नोट्स लगा के अपना चार्ट बना लिया, तो तुमने 200 पेज को अपना बना लिया। और मैं तो तुमको आगे चल करके, तुम क्या 1 पेज में 2 पढ़ोगे, मैं तो तुमको 1-1 घंटे में 10-10 पेज रिवाइज करके दिखाऊंगा, और तुम मेरे साथ साथ ही रिवाइज करोगे, पर 1-1 घंटे में 10-10 पेज रिवाइज हो जाएगा। तो तुम समझो इस बुक को अपना बनाने के लिए तुमको रोज इस बुक को घर जाके खोलना जरूरी है। अगर किसी दिन, प्लीज अंडरस्टैंड गाइज, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब मैं तुम लोगों से, और जो डेमो देख रहे हैं बच्चा, प्लीज जो भी ये डिसाइड करो, तुम लोग खत्म करो। मैं मेरी क्लास शुरू कर रहा हूं, तो मैं तुमसे वैसे ही बात करूंगा जैसे तुम मेरे स्टूडेंट, और मेरी जिम्मेदारी है तुमको पास भी कराना, तुमको रैंक भी दिलाना, जो तुम्हारी ताकत है। तो मैं जो तुमको बोल रहा हूं, प्लीज एक चीज समझ लो। तुम क्लासेस में आ गए हो ना, you will have to surrender to the person who is standing here, whosoever is, for the next subject or any subject. You will have to surrender. मतलब तुम बोलो मैं कुछ भी कर लेगा, पर अगर सर ने कुछ बोल दिया ना, तो मेरे को वो मानना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं किसी दिन तुमको ये बोलूंगा क्या, अरे आज छोड़ना, 3 दिन पढ़ाई मत नहीं करेंगे, चल मूवी देख के आते हैं, ऐसी बातें मैं करूंगा क्या? नहीं। तुमको कैसी बातें मिलेगी कि पढ़ाई कर भाई, और पढ़ाई करने का तरीका बताया जाएगा। तुम शुरू दिन से ये मैंडेटरी कर लो कि सर कुछ भी बोले वो मेरे लिए पत्थर की लकीर है। एंड बाई सर आई डोंट मीन ओनली लॉ, फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। जो भी टीचर बोले वो तुम्हारे लिए पत्थर की लकीर है। क्योंकि मैं बताऊं तुमको, मेरे में और क्लास के बाकी स्टूडेंट में एक छोटा सा फर्क होता था, और ये हर वो बच्चा जो पहली बार में क्लियर करता है और जो फेल होता है उसमें ये फर्क होता है। क्लास से तुम घंटा पास नहीं होने वाले। ये तुम लिखवा के ले लो मेरे से, कौन से पेपर में, क्यों सर आप गंदा पढ़ाते होगे, कोई क्लास लगा लो, कोई क्लास लगा लो, क्लास पास नहीं करवा के देगा। क्लास के बाद 2 घंटे की क्लास के बाद घर जाके आधा घंटा पढ़ लिए ना, वो तुमको रैंक दिला देगा। ये बहुत छोटी सी फर्क है। तुम खुद अभी आए हो ना, तुम खुद देखना कि कितने बच्चे घर जाके पढ़ते हैं, कितने बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तुमको 10% रिजल्ट दिख जाएगा। यू विल ऑब्जर्व कि भाई 10% तो तुमको मेहनत में ही दिख जाती है, रिजल्ट में क्यों नहीं दिखेगा? बच्चा घर जाके पढ़ता ही नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रारी मैं क्या करता था, मैं रोज पढ़ता था, पर सर किसी दिन तबियत खराब होगी, किसी दिन पढ़ाई नहीं हो पाएगी, किसी दिन कुछ कांड हो गया, नहीं कर पाए पढ़ाई। इतना करता था मैं कि मान लो सुबह 7:30 बजे क्लास है ना, 15 मिनट पहले आके बस पेज पलटा लिया, बस ऐसे देख लिया, हाँ ये ऐसा ऐसा कुछ था। मेरे मन के शांति के लिए, क्या शांति, कि मैं बुक खोले बिना क्लास में नहीं बैठा। आई विल नॉट सिट इन द क्लास विदाउट ओपनिंग माई बुक्स। यू विल, क्यों? उस दिन बस मैंने इतना इसलिए किया ताकि मेरा स्ट्रीक ना टूटे। स्ट्रीक करते हो ना तुम, वो स्ट्रीक छोड़ दो। अब स्नैपचैट का स्ट्रीक वो तो टूट नहीं रहा है, उसमें तुम देखो तुम्हारी कंसिस्टेंसी। भाई वो नहीं भूलते, पर अच्छा सर बुक खोलना भूल गया घर जाके, सर मैं तो बुक लाना ही भूल गया। अगर या तो तुम घर जाके बुक खोलना भूल जाते हो, या अगर घर जाके बुक खोल दिया तो अगले दिन लाना भूल जाते हो। पर स्नैपचैट के स्ट्रीक तुम्हारे बराबर चल रहे हैं, एक नहीं 10-10 लोगों के साथ, और वो लोग भी इतने वेले की वो कर रहे हैं। भैया सबको सीए बनने की इच्छा नहीं है, तुमको ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ स्नैपचैट बंद करो, पर चलने दो, अच्छी बात है, अपडेट रहना चाहिए। पर तुम लोगों ने क्या करना चाहिए, तुम लोगों ने घर जाके हर दिन इसको रिवाइज करना पड़ेगा। अरे करोगे कि नहीं? सिर्फ बातें कि करोगे? अगर बातें करोगे, काम नहीं करोगे, तो किसका नुकसान? तुम्हारा और मेरा भी, क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट मेरा रिजल्ट है, तो किसका नुकसान? हमारा नुकसान। तो आप लोगों ने ये जाकर के करना है। अब सर ये क्या है, दूसरी बुक क्या है आपकी? ये आपकी क्वेश्चन बैंक है, जिसमें पिछले 10 अटेम्प्ट के आरटीपी, एमटीपी, आईसीआई मॉड्यूल, मॉक टेस्ट पेपर, सारे क्वेश्चंस और एमसीक्यूज निकाल करके इसमें डाला गया है। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, एक तो जो आपका नया सिलेबस आया उसके हिसाब से सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। जैसे कि आपका जो नया एक्ट आया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसके क्वेश्चंस कहां से आए? फाइनल लेवल पे जितने सब्जेक्ट, जितने सेक्शंस रेलेवेंट थे, वो सारे सेक्शंस के क्वेश्चंस निकाल करके मैंने इसमें डाल दिए। सारे एमसीक्यूज भी निकाल करके डाल दिए। आपके एलएलपी एक्ट का क्वेश्चंस कहां से आया?
फाउंडेशन लेवल से पास्ट में, और एक मैंने क्या बोला था, ओल्ड सिलेबस में भी था, तो ओल्ड सिलेबस में भी जितने क्वेश्चंस बनाए इन्होंने डाल दिया, और आपका फॉरेन कंपनी जो था वो भी फाइनल में था और वो ओल्ड सिलेबस में भी था, दोनों निकाल करके डाल के अमेंड करके अपडेट करके ये बुक बन गई है। दोस्तों एक बात बताऊं, 95 to 99% चांसेस है कि आपका पूरा पेपर इस बुक में से आएगा। क्यों सर आपने इतनी अच्छी बुक बनाई क्या? नहीं, जब आईसीएआई पहला न्यू सिलेबस में अटेम्प्ट लेता है ना, वो जनरली रिपीट क्वेश्चन देता ही देता है, क्योंकि उसको बच्चों को डराना नहीं होता है। तो हमको जब पता है कि पेपर इसी में से आने हैं और 350 क्वेश्चन है बस, कितने? 350 क्वेश्चंस ओनली। कितने दिन है तुम्हारे पास? 90 दिन। दिन के कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन। दिन के 4 क्वेश्चन अगर तुमने कर लिए और दिन के 2 पेज कर लिए तो तुम्हारा सिलेबस भी खत्म हो जाएगा और तुम्हारा क्वेश्चन बैंक सॉल्व हो जाएगा। ये तो मैं बता रहा हूं जनरली। 4 क्वेश्चन क्या, किसी दिन अगर तुम मेरे साथ 2 घंटे क्लास में बैठोगे ना तो पूरा का पूरा 25-30 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका, डिस्कस करके, राइट करके, जो भी करना है आपको। पर मैं आपको यह बता रहा हूं कि आपको ये बुक्स की ताकत समझनी पड़ेगी, क्योंकि अगर तुमको बुक्स पे भरोसा नहीं होगा ना राजा, तो तुम सिर्फ भटकोगे। क्या करोगे? भटकोगे कि भैया क्लास खत्म हो गई, नहीं जम रहा है, मेरे को नहीं याद हो रहा है, ये सब चीजें। पैनिक करोगे। क्या अपने को पैनिक करना है? क्या पैनिक नहीं करना है। तो ये दोनों किताब किसकी बनानी पड़ेगी? अपनी। अब सर ये किताब तो मेरी हो गई जो तुम पढ़ोगे, तुम्हारी कितने किताब होगी? तुम्हारे को कल से 3 रजिस्टर लाने। कितने सर? कितने? तू नहीं बोला, मुंह में दही जमा रखा है क्या है मुंह में? उठ जाना भाई। अभी क्या नींद क्या आ रही है? देखो अभी भी नींद आ रही है। ठीक है, सुनो मेरी बात दोस्तों। हाँ ठीक है, सब लोगों ने वहां से पीस ऑफ पेपर मिलेगा तुमको, उसमें अपना अपना नाम और फोन नंबर लिख दो। अटेंडेंस तुम लोगों को देना है ताकि हमको पता चले कौन कौन हमारे क्लास का हमारे रजिस्टर्ड बच्चा यहाँ पे नहीं बैठ पाया, उसको हम बैठाएं। मेरी बात सुनो दोस्तों, क्या कहा मैंने? 3 रजिस्टर। कितने रजिस्टर? 3 रजिस्टर। तीनों रजिस्टर कितने कितने पेजेस के होंगे? 200 पेजेस के रजिस्टर लाओगे। क्या करेंगे सर 3 रजिस्टर का? व्हाट विल यू डू विद द 3 रजिस्टर्स? स्क्रीन पे देखो। सबसे पहला होगा आपका कॉन्सेप्ट बुक। कॉन्सेप्ट बुक में क्या होगा? मैं आपको पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट जो है आपके नोट्स में लिखवा के दूंगा, सेक्शन बाय सेक्शन। मतलब ये बुक में जितने कंपनीज एक्ट है ना, पूरी कंपनीज एक्ट आपके नोट्स में भी उतर करके आएगी। तो वो कॉन्सेप्ट नोट्स जो है ना, इससे भी बड़ा हथियार बनेगा आपका। मतलब एक अलग फील होती है ना यार, अपने हैंडराइटिंग से लिखी हुई चीजें, अपने चार्ट से बनाई हुई चीजें। तो वो पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट नोट्स, ये आपकी सबसे सुंदर किताब होगी। इसमें आप सबसे प्यारे हैंडराइटिंग में अपने कॉन्सेप्ट बुक्स को मेंटेन करोगे। दूसरा क्या है? डेली प्रैक्टिस बुक। डेली प्रैक्टिस बुक क्या है? हम लोग क्वेश्चन बैंक का एक क्वेश्चन, ये शुरू के 2-3 दिन ये चीजें नहीं होगी, 2-3 दिन तो तुम्हारा बेस ही बन रहा है। उसके बाद जब स्ट्रीमलाइन होगा तो हर दिन एक क्वेश्चन आपको लिखना है। वो एक क्वेश्चन जो आप लिखोगे वो प्रैक्टिस बुक में लिखोगे। सर ये बुक अलग करनी जरूरी क्यों है? क्योंकि आप लिखने के बाद ना वहीं पे एक दूसरे कलर के पेन से टिक भी मारोगे कि भैया मैंने ये एरर किया था, ये मैंने ये ठीक किया था। तो वो जब करेक्शंस आप करोगे ना, तो बाद में आप क्या कर सकते हो, एग्जाम के पहले आप अपने ही बुक को पलटा के देख सकते हो कि मैंने क्या क्या एरर्स किए थे। तो वो एरर्स आप कहां पे नहीं करोगे? एग्जाम में नहीं करोगे। तो उसके लिए हर क्वेश्चन एक जगह पे लिखा हुआ होना जरूरी है। तुम ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते हो, 300 पेज की किताब ले लो और 100 पेज के बाद तुम्हारा 200 पेज के बाद क्वेश्चन बैंक शुरू कर दो। मतलब शुरू के 200 पेज में क्या बना रखे हो? कॉन्सेप्ट बुक, और आखिरी के 100 पेज में क्वेश्चन प्रैक्टिस का तुम बना रखे हो। और तीसरा क्या है? स्क्रिबल। अगर तुम ये कॉन्सेप्ट मेरे से सीख गए ना, तुम्हारा थियरी का प्रॉब्लम सॉर्टेड है। तुम एक बात बताओ, क्लास में नींद आती है, नॉर्मल है, कोई इसमें किसी का दोष नहीं है। नींद क्यों आती है? नींद इसलिए आती है क्योंकि तुम्हारा दिमाग जो होता है ना, वो 100% ऑक्यूपाइड नहीं होता है। अगर मैं कोई चीज 100% दिमाग लगा के सोच रहा हूं, मेरे को नींद आएगी क्या? मेरे को नींद नहीं आएगी। मेरे को नींद कब आती है? जब मैं सुन लिया, मैं समझ गया, फिर से रिपीट किए जा रहे हैं सर। पर मेरे को एक बात बताओ, क्लास क्या ऐसे पढ़ाऊं क्या जैसे 350 वाले बच्चे बैठे? क्या मैं क्लास इस तरीके से डिलीवर करूं जैसे 350? नहीं। क्या मैं क्लास इस तरीके से डिलीवर करूं जैसे सब फेल हो रखे? नहीं। क्लास का एक एवरेज लेवल होता है कि भैया सब जस्ट पास हुए, सबको कुछ नहीं आता, पर 2 बार समझाओगे तो समझ आ जाएगा। तो 2 बार समझाना मेरे लिए एज ए टीचर जरूरी है। पर तुम अगर 1.5 शाणे हो, मतलब क्या, तुमको समझ आ गया फर्स्ट टाइम में, तो तुम क्या करोगे? तुम नींद मारोगे। नींद ढंग से पूरी होगी क्या क्लास के बीच में? हाँ सर मेरी तो हो जाती है, मैंने तो अभी करके उठाऊं मैं 15 मिनट से। आपने क्या बोला? मैंने नहीं सुना। ऐसी हरकतें मत करना। आपको क्या करना पड़ेगा, उस समय आप कुछ और कर सकते हो। जैसे कि क्या, आपने कोई क्वेश्चन लिख लिया अपने नोट्स में, या फिर जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मान लो मैं आपको सेक्शन 100 पढ़ा रहा हूं, मैं लिख के पढ़ा रहा हूं, तुमने लिख लिया, पढ़ लिया, मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूं, तुम उसको अपने समरी नोट से रीड कर लो। वही चीज जो आपको घर जाके करना है वो आपने क्या करा? समरी नोट से रीड कर लिया। तो तुम्हारा ब्रेन अगर 100% एक्टिव होगा ना, यू विल नॉट फील स्लीपी।
एंड वन ऑफ द बिगेस्ट वे टू कीप योर ब्रेन एक्टिव इज स्क्रिबल. स्क्रिबल मतलब क्या? जो भी मैं बोल रहा हूं उसको लिखो. ये आपका रफ नोट्स है, पर ये रफ नोट्स इतना प्यारा बना सकते हो ना, क्योंकि मैं क्लास में जब बताऊंगा ना कोई भी कॉन्सेप्ट में बतेरे चार्ट्स बनाऊंगा. बतेरे चार्ट्स मतलब कोई भी रैंडम चार्ट्स बन रहे हैं और हर दिन एक ही कॉन्सेप्ट के 4 अलग अलग तरीके से चार्ट्स बन रहे हैं. ये चार्ट्स आपने एग्जाम में लिख के नहीं आने, पर ये आपके नोट्स में लिखे हुए होने चाहिए. तो क्या सर आप इस तरीके से स्क्रीन में दिखा के लिखाओगे? जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं रुक के लिखाऊंगा, पर जो इंपॉर्टेंट ही नहीं है वो मेरे को लिखवाने की जरूरत नहीं है, बट तुम उसको स्क्रिबल करके लिखोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में चीजें फिट बैठेगी. और ये हर स्टूडेंट का फीडबैक होता है भाई. ये जो कॉन्सेप्ट बुक बनती है ना, ये एग्जाम के पहले तुमको जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो देके जाते हैं. और ये जो स्क्रिबल नोट्स होते हैं ना, ये आपके डेली रिवीजन में काम आता है. आज तुमने पढ़ा, क्लास जाकर घर जाके पढ़ना है तुमको. घर जाके अगर तुम्हारे पास पढ़ने का टाइम नहीं है, तुम 5 मिनट में वो स्क्रिबल नोट्स भी पढ़ डालोगे ना, तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन हो जाएगा. अरे समझे क्या? समझला का है? कितने लोग महाराष्ट्र से हैं? हाथ उठाओ. ठीक है, नीचे करो. नहीं, बाहर से आते ही नहीं है क्या? कितने लोग पुणे से? संभाजी नगर, जलगांव. चलो बाकी मेरे को लगता है फैले. कोई और मेजॉरिटी पॉपुलेशन है कोई आसपास का? अहमदनगर नगर, हाँ ठीक है. अहमदनगर से बस कहा? ठीक है, सुनो सुनो सुनो. तो ये आप लोगों का 3 नोट्स रहेगा. कितने रजिस्टर लाओगे कल से? सर ले आओ नोट्स. ऐसा नहीं कि 15 दिन तक मैं नोट्स ही नहीं ला रहा हूं. 15 दिन में आधा कॉन्सेप्ट क्लिक करके खत्म हो जाएगा. ये तीनों नोट्स आपके पास होने चाहिए. अब सर आप लोगों को बुक्स कब मिलेगी? फाइनल फेस टू फेस वालों को सर, फेस टू फेस वालों को बुक्स कब मिलेगी? 5 से 6 दिन के अंदर. और ऑनलाइन वालों को वही 5 से 6 दिन बाद डिस्पैच होगा. तो 10 दिन के अंदर तक आपके पास बुक्स जो है वो पहुंच जाएगी. वो बुक्स पहुंचने तक, और ऐसा नहीं कि भैया लेट चल रही है, बुक्स मेरे को शुरू में देने ही नहीं आपको. अभी मैं बुक्स दे दूंगा तुमको, तुम लोग कुछ नहीं लिखोगे. तो आराम से शुरू के 7 दिन हम लोग पूरी राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, अपने लिखने का फ्लो बनाते हैं. जब तुम्हारा लिखने का फ्लो बैठ जाएगा ना, तुमको समझ आ जाएगा ये चीजें तो अपने को मैंडेटरी लिखनी, सर मैंडेटरी लिखनी है. तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप उसको लिख लोगे और फिर मैं आपको बुक्स दे सकता हूं. और जो लोग ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं, तुम लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां पे तुमको नोट्स मिल जाएंगे. सर लास्ट ज्ञान, फिर पक्का कंपनीज एक्ट शुरू कर दूंगा. क्या बात कर रहे हो, अभी तक शुरू नहीं किया? मैं बोल रहा हूं कंपनीज एक्ट शुरू कर दूंगा, मतलब हमारा सिलेबस शुरू कर दूंगा. लास्ट ज्ञान. सर किसको किसको फाउंडेशन लॉ से डर नहीं लगता है? प्लीज अपना हाथ उठाओ. किसको किसको लॉ से डर ही नहीं लगता है? बोले मैं तो एग्जेम्पशन तो ले ही आऊंगा, बस टीचर में दम होनी चाहिए. मेरे में तो है, ताकत तो टीचर में होनी चाहिए, मुझ में तो है. एक बार हाथ उठा लो. ठीक है, ओके. अभी बताओ किसको किसको लॉ से हल्का हल्का डर लगता है? जो बाकी लोग बीच वाले थे, बीच वाले मत बनो, या तो इधर या इधर. मेरे को बताओ, ऐसा डर भी नहीं लगता, डर लगता भी है. ये क्या बात है भाई? किसको किसको लॉ से डर, हल्का हल्का डर लगता है? हाथ उठाओ ढंग से. ठीक है, डर वाले बहुत है. सर किस चीज का डर लगता है लॉ से? खा जाएगा हमको. क्या डर लगता है आपको लॉ से? हाँ, राइटिंग. कि सर हम लिखते हैं पर हमसे लिखाता नहीं है, और लिखते हैं तो हम तो अपने मन में अच्छा लिख के आते हैं, अंदर से तो वाह वाह ही निकलती है. एग्जामिनर नहीं देता है वाह वाह. क्यों? एक बात समझो, 2 चीजें समझो कि एक तुम में भी कमी है, एक एग्जामिनर में भी कमी है. क्या? एग्जामिनर का ईगो है, वो तुमको 4 में 3 से ज्यादा नहीं देगा, तुम कितना भी सटीक आंसर क्यों ना लिख दो. इट इज नॉट अकाउंट्स. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स एंड द थियरी पेपर? अकाउंट्स में अगर तुम्हारा न्यूमेरिकल तुमने सॉल्व किया, तुमने सही जर्नल एंट्री मारी, तुम्हारा अगर नंबर सारा मैच हो गया, ही हैज टू गिव यू फुल मार्क्स. देयर इज नो रीजन टू कट मार्क्स. बट थियरी इज अ सब्जेक्टिव टॉपिक. यहां पे आपको पूरे मार्क्स मिलना बहुत डिफिकल्ट है. तो यहां पे पूरे मार्क्स कभी भी नहीं देता. अगर तुमने 4 में से 3 लाया है ना, मतलब यू आर क्लोज टू परफेक्शन. यू आर क्लोज टू परफेक्शन. इफ तुमने 4 में से 2 लाया, इट इज गुड. सो यू विल हैव टू हैव रीजनेबल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर लॉ का पेपर. तुमको अगर 4 में से 2.5 दे रहा है, तो सर मेरे को नहीं समझ आया 1.5 मार्क्स क्यों काटे. उसकी मर्जी थी, और वो काटेगा भाई. उसको तुम समझो. नहीं तो उनके पास पेपर, जो उनको रिजल्ट रोकना होता है, मान लो 8% पे रिस्ट्रिक्ट करना होता है, कैसे करेंगे? अकाउंट्स में थोड़ी काटेंगे, केस कर देगा बच्चा. तो काटते कहां पे ये लोग? लॉ में. पर सर ये तो उनकी प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, उसको हम जज भी नहीं कर सकते. हम क्या कर सकते हैं? 4 में 2.5 मांग सकते हैं. हक से हम 4 में 2.5 मांग सकते हैं. मतलब इफ यू आर डूइंग वेरी ग्रेट, वी कैन गेट 2.5. हाउ डू वी डू दैट?
सर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। राइटिंग प्रैक्टिस जो तुमने फाउंडेशन में करी है उससे कई ज़्यादा गुना अच्छी आपको राइटिंग प्रैक्टिस यहाँ पे करनी पड़ेगी। पेपर लिखने का एक फ्लो होता है, पेपर लिखने का एक तरीका होता है कि भैया इस तरीके से पेपर लिखो, क्योंकि एग्जामिनर भी उसी तरीके से पेपर चेक कर रहा है। अब एक कड़वा सच बताऊं सर, क्या हर एग्जामिनर जो पेपर चेक कर रहा है क्या उसको लॉ आता है? उसने कभी तो भी पढ़ा होगा, पर उसको अगर तुम बोलोगे भाई सेक्शन नंबर 240 बता, वो नहीं बता पाएगा, उसको लॉ नहीं आते। तुम पढ़ रहे हो, वो नहीं पढ़ रहे, तो मतलब वो कैसे चेक करेगा तुम्हारा पेपर? एक तरफ उसके पास सजेस्टेड आंसर रहेगा और दूसरे तरफ तुम्हारा आंसर रहेगा। ये सिर्फ 1 to 1 मैच करेगा, सिर्फ 1 to 1 मैच करेगा। इसका मतलब ये कि सजेस्टेड आंसर में अगर बेयर एक्ट का लैंग्वेज लिखा है और तुमने अगर चार्ट्स बनाए, तुमको मार्क्स देगा क्या? वो क्या तोड़ेगा क्या कि तुम्हारा सजेस्टेड आंसर और चार्ट्स कैसे तुमने चार्ट्स कैसे बनाया? विल ही फिगर आउट? ही विल नॉट फिगर आउट। ही हैज ऑल द राइट टू कट योर आंसर एंड गिव यू 0 मार्क्स। So how will you get marks? Only if you come closer to the Bayer Act. Bayer Act के लैंग्वेज से जितना क्लोज रहोगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको। सर ये बेयर एक्ट का लैंग्वेज से क्लोज कैसे हो? हमारी तो इंग्लिश का ही बेड़ा करके ढंग से इंग्लिश नहीं निकलती, और हमको तो व्हाट्सएप का जमाना है। एक बच्चा पिछले बैच में लिखता है, टेस्ट हुआ था पहला टेस्ट में लास्ट लाइन में लिखा, एंड हेंस इन दिस केस द कंपनी इज गोना लूज द केस। कंपनी इज गोना लूज द केस? अबे व्हाट्सएप चैट चल रहा है क्या? तू क्या उससे बात, तेरा दोस्त लगता है वो? बंटी हार जाएंगे हम, ये क्या बातें चल रही है भाई? गोना लूज द केस क्या होता है? ये ना चीजें छोड़ दो और तुम समझो तुम्हारा जो रियल लाइफ है वही तुमको यहाँ पे इंप्लीकेशन लाके देगा। तुम यहाँ पे द नहीं लिखोगे, फिर डी लिख के आओगे, बोलोगे डी केस। तो तुम लोग भैया ये सब तुम चाह के भी, वो क्या बंदा जानबूझ के किया क्या? मेरे पेपर को, मेरे को जेन जी वाला पेपर दिखाना है तो मैं गोना लिखेगा? भैया ऐसा नहीं होता है। तुम लोगों का ना वो नेचुरली आ जाता है। क्यों? क्योंकि तुम अपने डेली लाइफ में वैसी चीजें कर रहे हो। तो हम जैसे लोग, नर्ड लोग, हम लोग चैट में भी पूरा पूरा लिखते हैं भाई। हम लोग चैट में कंपनी को COMPANY पूरा पूरा लिखते हैं। ऐसा शॉर्टकट नहीं यूज कर सकते क्योंकि आदत बन जाती है। तो तुम लोग ये समझो कि वी विल डू अ लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस, और तुमको अपनी नेचुरल इंग्लिश, नेचुरल लैंग्वेज धीरे धीरे करके इंप्रूव करना पड़ेगा। इसीलिए तो 8 महीने दिए हैं, इसीलिए तो तुमको समय मिला है। क्योंकि तुम अगर अपने आप को इंप्रूव नहीं, 8 महीने में तो तुम बदल ही जाओगे भाई। 8 महीने में तुम समझ लेना, यू विल बिकम 15-20 टाइम्स स्मार्टर देन यू आर टुडे। सो दैट जर्नी हैज टू बी टेकन, राइट? तो आपको रोज राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। अब जो डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट है और वो बच्चे जिनका इंग्लिश वीक है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास में मैं एक क्वेश्चन लिखवाऊंगा, तुम घर में अपनी मेहनत से एक क्वेश्चन और लिख के आओगे। पूरी क्लास को मैं ये मान के चलता हूं कि इंग्लिश ओके। अगर तुम्हारा इंग्लिश वीक है, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम, बहुत सारे बच्चों का होता है, पर तुमको ये लेना पड़ेगा अपने पे कि भाई सारे बच्चे अगर घर जाके 2 घंटे की मेहनत कर रहे हैं, मेरे को 4 घंटे की मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके आई स्टैंड एट पार विद देम। तो आप लोगों ने जो भी नॉर्मल में क्लास में अगर एक क्वेश्चन लिखा रहा हूं, एक होमवर्क दे रहा हूं, तो वो एक होमवर्क के जगह आपके लिए कितने होमवर्क होंगे? 2 होमवर्क। अगर आप लोग बहुत सारे लोग हो तो तुम मेरे को बता देना, तुम्हारा होमवर्क भी मैं ही दे दूंगा कि भैया तुमने आज एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन लिखना चाहिए, ताकि तुम रिपीटेटिव क्वेश्चंस ना लिख लो, पर तुमको वो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। किसको करनी पड़ेगी? पक्का? ठीक है सर। अब चलो, अब क्लास शुरू करते हैं। क्या शुरू करें सर? कंपनीज एक्ट शुरू कर ले। कंपनीज एक्ट पढ़ना है तुमको? बचपन में कंपनीज एक्ट पढ़ा था? हाँ, मेरे को कोई बता सकता है कंपनीज एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं? एनीवन? हाँ बताओ। 29 chapters. Anyone else? बोले 11 चैप्टर्स। बोले मुद्दे की बात करो सर, आपने पूछा कितने चैप्टर, हमारे लिए उतने जितने हमारे सिलेबस में है ना? नहीं, मैं ये पूछो पूरे कंपनीज एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं? देखो पता है आप, डू यू नो द आंसर? आपके सामने वाला व्हाइट शर्ट में जो है, हाँ तो बताओ ना यार हाथ उठा के। ऐसे तुम पार्टिसिपेट नहीं करो, कम से कम हाथ तो उठाओ। बच्चे पूछते रहते हैं सर, एक सेकंड कैमरा है, स्माइल करने दो। मजाक कर रहा हूं, सुनो, ये मैं हर बार करता हूं, सुनो, है ना? ठीक है। मैं क्या बोल रहा था, आपके कंपनीज एक्ट में जो है ना 29 चैप्टर्स है। मैं आपको उससे भी पहले ये बोल रहा था क्लास में पार्टिसिपेट करो। बच्चे पूछते हैं सर 500 बच्चे की क्लास है, हम तो खो जाएंगे, हम तो मिलेंगे नहीं, तो खो ही जाओगे ना। ऐसे बैठोगे तो 50 बच्चों की क्लास में भी खो जाओगे। जो बच्चा टीचर से नहीं बात करेगा, टीचर क्या, उठना भाई, बात करना मेरे से, कैसे कर रहे हैं, नींद कैसे आ रही है तुमको, उठो ना, अभी तो 12 ही बजे। ऐसा थोड़ी होगा, तुम लोगों को खुद से एक्टिव रहना पड़ेगा। अब सर सुनो, कंपनीज एक्ट, आप अपने अगले पेज में हेडिंग डालो, कंपनीज एक्ट 2013। इतना क्या पेज घुमा दे रहे हो भाई?
कंपनीज एक्ट, एक बेसिक सा सवाल पूछूंगा, जिसको जिसको पता है हाथ उठाना। लॉ और एक्ट में क्या फर्क होता है? आपने बोला सर, आपने बोला पहले कॉर्पोरेट लॉ, करेक्ट, LAW लॉ, फिर आपने बोला उसके अंदर हम पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट। तो ये लॉ में, ऑनलाइन वाले बच्चे तुम भी बताओ, लॉ में और एक्ट में क्या फर्क होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट? यस सर। एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ, ठीक है। व्हाट इज एक्ट? बस इतना ही, इट इज अ पार्ट ऑफ लॉ, ठीक है, बैठ जाओ, गुड, ही इज राइट। एंड आपको पता था ये, ठीक है। मेरी बात सुनो सर, अगर लॉ और एक्ट में बेसिक क्या डिफरेंस है समझना। अगर मैंने सोचा कि मैंने विशाल सर से बात करी, मैंने सर को क्या बोला, सर अभी क्लास है, क्लास की स्ट्रेंथ बढ़ गई, तो हमको उनको मैनेज करने के लिए ना कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, नियम कानून कुछ बनाने पड़ेंगे। तो मैं क्या बनाने की बात कर रहा हूं? मैं लॉ बनाने की बात कर रहा हूं, दैट वी विल हैव टू मेक सम लॉ, वी विल हैव टू पुट सम लॉ इन प्लेस टू डू व्हाट? मैनेज द क्लास। व्हाट इज माय बिगर ऑब्जेक्टिव? टू मैनेज द क्लास। अब विशाल सर ने बोला लॉ कौन बनाएगा भाई, किसके पास टाइम है? मैंने विशाल सर को क्या बोला, विशाल सर आप बस ये बता दो कि कौन कौन से एरिया में हम अटैक कर रहे हैं जिससे हमसे क्लास मैनेज हो पाए। तो सर ने बोला एक काम कर भाई, तू अटेंडेंस का देख ले कि अटेंडेंस में ये लोग सब आ रहे हैं कि नहीं, तो ये देख ले ये लोग प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं, तो ये देख ले प्रॉपर होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं। ये 3-4 चीजें हैं जहां पे विशाल सर ने बोला तू अटैक कर। तो ये जो 3-4 चीजें हैं ना जिसपे हम अटैक कर रहे हैं, दिस इज टेक्निकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेकिंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्ट्स। छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं जिसको मिला करके हम क्या बोलेंगे, ये पूरे के पूरे एक्ट जो है ये मिला करके क्या करते हैं, आपके लॉ यानी कि क्लास को मैनेज करते हैं। जैसे कि आपने बचपन में फाउंडेशन में पढ़ा था बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉज मतलब क्या? वो लॉज जो बिजनेस को अप्लाई करते हैं। अब क्या 4-5 लॉ है क्या जो बिजनेस को अप्लाई करते हैं? बतेरे लॉ है भाई जो आपने पढ़ा भी नहीं है। लेबर एक्ट होता है, वो भी आपके लॉ बिजनेस को अप्लाई करते हैं। उसमें से कुछ आपने पढ़ा, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी चीजें? जैसे कि आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ये बिजनेस को अप्लाई करते हैं। तो लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म, एक्ट इज व्हाट? एक्ट इज स्पेसिफिक टू वन डायरेक्शन, एक्ट का एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है सर? कि हम पार्टनरशिप फर्म्स को मैनेज करेंगे। सही बोला कि नहीं? सही बोला कि नहीं? सो रहे हो क्या सर? कंपनीज एक्ट मतलब जो किसको मैनेज करेगा? कंपनीज को। तो कंपनीज एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रेगुलेट द कंपनीज। एक जगह पे फोकस किया हमने पार्टनरशिप फर्म पे, हमने LLPs पे फोकस नहीं किया, हमने कंपनीज पे फोकस किया। तो वैसे ही एक्ट और लॉ में फर्क क्या होता है? लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म, उसमें एक हिस्सा होता है एक्ट। अब सर एक्ट के साथ आपने कुछ ऐसे वर्ड सुने हैं क्या, जैसे कि रूल्स? हैव यू एवर हर्ड ऑफ रूल्स? व्हाट इज रूल्स? ठीक है, रूल्स क्या होते हैं? कोई एनीवन, हैव यू एवर हर्ड ऑफ रूल्स? व्हाट आर रूल्स? एक्ट, प्लीज कोई बोल रहा था एक्ट को अप्लाई करने के लिए क्या बनाते हैं? रूल्स बनाते हैं। ये एकदम गलत है, ये वाला आपका ये मीनिंग नहीं होता। रूल्स का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। रूल्स क्या होता है वो समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा एक एक्ट बनता कैसे। सर एक बार एक्ट बनता कैसे किसी को पता है? डू यू नो हाउ डज एन एक्ट कम इनटू पिक्चर? किसको किसको पता है एक्ट कैसे बनता है? सिर्फ हाथ उठाओ, नहीं पूछूंगा, पक्का। बस बाकी लोगों को नहीं पता, पक्का? तो सुनो सर, एक्ट कैसे बनता है मेरे को बताओ। कंपनीज एक्ट कैसे बना होगा तुम्हारे हिसाब से? एक दिन मोदी जी ने उठे, बोले दोस्तों मित्रों हमको क्या करना है, कंपनीज मैनेज करना है, तो ले बना एक्ट। ऐसे बनता है क्या कंपनीज एक्ट? इस तरीके से मोदी जी या एक अमित शाह बैठ करके कंपनीज एक्ट बना लेगा क्या? नहीं। एक्ट बनाता कौन है सर? एक्ट बनाने का पावर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। सर ये पावर आता कहां से? डू यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? डू यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? किसने लिखा था सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने? बे अमित शाह ने? अमित शाह ने नहीं भाई, BR अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक, आपको पता है जैसे कंपनीज एक्ट में सेक्शंस होते हैं, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या है? आर्टिकल्स। ये तुम अपने नोट्स में लिखो, हेडिंग डालो, हाउ डज एन एक्ट कम इनटू पिक्चर? हाउ डज एन एक्ट कम इनटू पिक्चर?
हाउ डज एन एक्ट कम इनटू पिक्चर? तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मतलब एक एक सेक्शन जो होता है ना, उसको ये लोग बुलाते हैं आर्टिकल। उसमें है एक आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 जिसमें क्या लिखा हुआ है, जिसमें इन्होंने बोला कि लॉ बनाने का पावर है ना, हम 3 लोगों के हाथ में देंगे। किसके हाथ में देंगे? 3 लोगों के। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में कुछ लॉज बनाने का पावर, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कुछ लॉज बनाने का पावर, और तीसरा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिला करके कुछ लॉज बनाने का पावर। ये 3 अलग अलग पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, और ये तीनों पार्ट का पावर किसको दे रखा है? रेस्पेक्टिव पर्सन को। जैसे कि ये 3 लिस्ट बनाया इन्होंने। पहला वाला लिस्ट क्या है सर? पहले वाले लिस्ट को इन्होंने नाम दिया यूनियन लिस्ट। क्या नाम दिया? यूनियन लिस्ट। दूसरा वाला स्टेट लिस्ट, और तीसरा वाला कॉन्करेंट लिस्ट। तीसरा वाला क्या नाम दिया? कॉन्करेंट लिस्ट। ये तीनों लिस्ट का मतलब क्या है सर? पहला स्टेट यूनियन लिस्ट का क्या मतलब है दोस्त? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन लिस्ट? यूनियन लिस्ट मतलब, हां बोलिए मैडम। तो यूनियन लिस्ट, लिस्ट मतलब क्या? बहुत सारी चीजें लिखी होगी, कुछ ऐसी चीजें लिखी है इसमें जिसके बारे में लॉ बनाने का पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। मैं दिखाऊंगा आपको लिस्ट, रुको जरा। दूसरा क्या? स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट मतलब क्या? कुछ ऐसी चीजें जिसका लॉ बनाने का पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में फर्क क्या हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट कौन हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट कौन हो गया? मोदी जी। बीजेपी जो है वो कौन हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी अगले साल इलेक्शन में देखते हैं कहीं राहुल गांधी जी ना आ जाए। भाई यूट्यूब बंद करो भाई। कहीं राहुल गांधी जी ना आ जाए। ये हो गया आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में महाराष्ट्र का एग्जांपल नहीं लूंगा भाई, कल ये लेक्चर पुराने हो जाएंगे। फ्रेश लेक्चर है ये, अभी महाराष्ट्र के स्टेट का नहीं, हमारे ओडिशा के स्टेट का देखो। 20 साल से एक ही सरकार है, नवीन पटनायक की बीजेडी की सरकार है। 20 साल से, ऐसा नहीं 15 दिन के अंदर बदल गया। अच्छा फिर पार्टी 5 दिन डेमो खत्म हो जाने दो, उसके बाद जब प्राइवेट में लेक्चर्स करेंगे तब बातें करेंगे, ठीक है? तो स्टेट आपका ये क्या हो गया, क्योंकि मैं अकेडमी का लोगो लगा है, मेरा नहीं, मेरे साथ साथ किसी और की भी लग जाएगी। तो सुनो, तो ये हो गया स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट मतलब क्या? स्टेट लिस्ट मतलब उसमें जो चीजें लिखी हुई है उसका लॉ बनाने का पावर किसके पास होता है? स्टेट गवर्नमेंट। जैसे तुमको ये पता है क्या कि जो अल्कोहल होता है, लिकर, उसका पूरा पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। पता क्यों है भाई तुमको ये? तुमको ये नहीं पता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसने लिखा? वो साला अमित शाह बोल रहे हो, पर तुमको ये पता है दारू का पैसा सरकार के पास जाती है। कौन से सरकार के पास? फिर तुम बोलते बच्चे हैं सर हम तो अभी। हाँ सुनो, तो स्टेट लिस्ट में क्या लिखा है? जैसे स्टेट लिस्ट में लिखा है अल्कोहल, ड्रग्स जो होते हैं, ड्रग्स मतलब मेडिसिन बे, हाँ ठीक है। तो अल्कोहल, ड्रग्स, ये सब का पावर किसके पास है? स्टेट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होते हैं? मतलब जिसके बारे में लॉ बनाने का पावर दोनों के पास है। इसमें जैसे कि चीजें आती है एजुकेशन, या फिर आपका फॉरेस्ट हो गया। फॉरेस्ट जो होता है उसमें सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पावर होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी पावर होता है, तो दोनों मिला करके लॉ बनाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, इन्होंने 3 लिस्ट में डिवाइड कर दिया। बोले इस पे नियम सेंट्रल गवर्नमेंट तू बनाना, इस पे नियम स्टेट गवर्नमेंट तू बनाना, और इस पे नियम तुम दोनों मिल करके बना लेना। और इस तरीके से 3 लिस्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया। अब सर 3 लिस्ट लिखना नहीं, लेकिन स्क्रीन पे देखो मैडम क्या लिखा है? यूनियन लिस्ट। पहला डिफेंस, जो इंडिया का सबसे बड़ा खर्चा होता है डिफेंस, उसके बारे में लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। बैंकिंग, करेंसी, पैसा, फॉरेन अफेयर्स, अफेयर्स समझ रहे हो ना? जो फॉरेन अफेयर्स मतलब क्या? जो फॉरेनर्स के साथ होता है। अरे फॉरेनर्स के साथ ही होता है ना। फॉरेन अफेयर्स मतलब क्या? जो बाहर वाले लोगों के साथ हमारी डीलिंग होती है, ठीक है? उसके बाद कम्युनिकेशन, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, ये सारे और बहुत सारी और चीजें हैं भाई। उसके बारे में पावर कहां से आते हैं? यूनियन लिस्ट से आते हैं। जैसे कि आपको पता है, आपका जैसे ये लॉ है, तो लॉ में कंपनीज एक्ट है, वैसे ही आपका आगे इनकम टैक्स एक्ट है, आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। तो ये जो दोनों एक्ट है, ये भी कहां से बनता है? आपको यूनियन लिस्ट में पावर दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तू इनकम पे टैक्स लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट तू जीएसटी लेगा, तो ये पावर यूनियन लिस्ट से आता है। उसके बाद सर यहां पे देखो स्टेट गवर्नमेंट, यहां पे दूसरा वाला क्या है? स्टेट लिस्ट। क्या क्या लिखा है? पुलिस किसका मैटर है? स्टेट का। ट्रेड, एग्रीकल्चर, अल्कोहल, यहां पे मैंने लिखा, तुम बोलोगे एग्रीकल्चर क्या बता रहे हो सर, इरिगेशन क्या बता रहे हो, थोड़ा पॉइंट पे आओ, तो मैंने पॉइंट डाल दिया यहां पे। अल्कोहल्स के बारे में, लिकर के बारे। कोई पेरेंट है क्या?
नहीं, पिछले क्लास में थे, उन्होंने लिया नहीं फिर क्लास। सुनो, अल्कोहल, लिकर्स, ओपियम, नारकोटिक ड्रग्स, ये सब लिखा हुआ है भाई, मैं घर से बना के नहीं लाया हूं, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आता है सर, क्या लिखा है हेडिंग देखो, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जॉइंटली मेक लॉज। पहला एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन। सर ये सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इररिलेवेंट है, ये सारी चीजें आपके लिए इररिलेवेंट है। ये बस एक क्लास आपको मैं थोड़ा सा बेस दे रहा हूं कि लॉ वगैरह कैसा आया। 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद तुमको ये कुछ याद नहीं रहना। मैं तुमको पूछूंगा कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, तुम बोले हैं व्हाट इज कॉन्करेंट लिस्ट, वो बाद में देखेंगे। तो अभी ये क्यों समझ रहे हैं सर, क्योंकि आप समझो ये जानना आपके लिए जरूरी है कि लॉ कैसे बनता है या एक्ट कैसे बनता है। क्योंकि आप सिर्फ कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ने वाले, एक तो 6 एक्ट पढ़ने वाले हो, उसके बाद इनकम टैक्स और जीएसटी भी तो एक्ट है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जो लॉ पढ़ रहा हूं इतना सारा, वो कौन बना के जा रहा है, कोई बना रहे तभी तो हमारे को पढ़ना पड़ रहा है ना। तो आपका लिस्ट पावर किसने दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया। अब सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया कि तू कंपनीज को कंट्रोल करने के लिए एक्ट बनाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे एक्ट बनाएगा सर, मोदी जी एक दिन घर पे बैठ के चिट्ठी लिखेंगे क्या कि मेरे को एक्ट बनाने का है, कंपनीज एक्ट? नहीं सर, मोदी जी को अगर एक एक्ट बनाना है तो उनको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर कहां से आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन से। पर अब बनाएंगे कैसे, उन्होंने सोचा, प्रैक्टिकली सुनो क्या होता है, उन्होंने सोचा मेरे को किसको रेगुलेट करना है, कंपनीज को रेगुलेट करना है। तो आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे बहुत सारे मिनिस्ट्रीज होते हैं, हाँ कि नहीं? जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, हेल्थ मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, ऐसे अलग अलग मिनिस्ट्री होते हैं। 2 बड़े इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है आपके लिए, पहला है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मेरे को बता सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कौन है आज की डेट में? अरुण जेटली जी। 2016 तक अरुण जेटली जी थे, पर उनके ही वाज वेरी वेल डूइंग हिज वर्क, बट देन अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे। तो अरुण जेटली जी के जाने के बाद किसने पोजीशन लिया, निर्मला सीतारमण जी ने। तो निर्मला मैडम ने क्या किया, शी बिकेम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सर एक बार इसका फुल फॉर्म बोलो तो एक बार जोर से, MCA, मिनिस्ट्री ऑफ। इसमें क्यों हंसे भाई, यार इंसान हिचकी ना ले, क्या तुम बता दो बस। हाँ मैं क्या बोला, MCA, उसमें तुमको क्या हंसी है, उनको उसमें तुमको CA नहीं दिख रहा है? हाँ तुम्हारी सोच है, तुम्हारी नजर है भाई, तुमको CA नहीं दिखा, हंस रहे हो। तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सर मतलब कंपनी से लेना देना किसको है, इस मिनिस्ट्री को है। तो निर्मला मैडम इस मिनिस्ट्री के इंचार्ज है। तो मोदी जी ने, अरे मैं कहानी के फॉर्म में बता रहा हूं लेकिन है यही कॉन्सेप्ट। मोदी जी ने क्या किया, निर्मला मैडम को फोन लगाया, बोले मैडम आपके डिपार्टमेंट के लिए काम है, हमको कंपनीज के लिए एक एक्ट बना के चाहिए। क्या चाहिए हमको, कंपनीज के लिए एक एक्ट बना के चाहिए। तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स खुद बैठेंगे क्या, मतलब निर्मला मैडम खुद बैठेंगे क्या लिखने के लिए? वो एक्सपर्टीज उसकी इनमें नहीं है। शी इज अ मिनिस्टर, शी इज अ पॉलिटिशियन, शी नोज हाउ टू मैनेज पीपल, शी मे नॉट बी एन एक्सपर्ट इन कंपनीज एक्ट। सो व्हाट शी विल डू, शी विल फॉर्म अ कमिटी। क्या फॉर्म करेंगे वो, कमिटी, जिसमें बहुत सारे कौन होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, और इनको अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा। लेजिट उनको क्या कर दिया जाएगा, अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा। अंडरग्राउंड होकर के ये लोग क्या लिखेंगे, ये लोग पूरा का पूरा नया कंपनीज एक्ट लिखेंगे, अपने हिसाब से ये लोग लिखेंगे। मान लो 10 लोग हैं, इन्होंने क्या किया, कंपनीज एक्ट पूरा लिखा, नए सिरे से पूरा शुरू किया। अब इन्होंने जो 10 लोगों ने लिख दिया, क्या वो एक्ट बन गया क्या? इज इट एन एक्ट? नो। कैन आई से इट्स अ ड्राफ्ट? लॉ के लैंग्वेज में उसको हम बोलते हैं बिल। लॉ के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बिल। बिल बना, बिल किसने बनाई, 10 लोगों ने बनाया, पर इसकी कोई लीगल सैंक्टिटी है क्या? मैंने क्या वर्ड यूज किया, लीगल सैंक्टिटी। मतलब क्या, लॉ में अगर कोर्ट में जाकर के कहीं पे लड़ाई होगी तो क्या इन्होंने जो लिखा है क्या वो काम आ सकता है क्या? नहीं। और ये तो अंडरग्राउंड है ना, हमको तो पता भी नहीं है ना ऐसी कोई चीज हो रही है। तो अब क्या होगा, इसको हम लीगलाइज करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लॉ बनाएंगे। कैसे, ये जो बिल बन गया ना, अब ये जा करके ये मिनिस्ट्री को देंगे, और मिनिस्ट्री क्या करेंगे, इसको ले जा करके अप्रूव करवाएंगे। कहां अप्रूव करवाएंगे, इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, विधानसभा, विधान परिषद। हो ना होश में, क्लास में हो ना, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो ये विधानसभा विधान परिषद क्या है, ये तो स्टेट का है। हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट मतलब कौन हो गया, लोकसभा और राज्यसभा। तो आप कहां जाओगे, आप जाओगे लोकसभा के पास, अप्रूव करवाया, और उसके बाद राज्यसभा के पास जाओगे, अप्रूव करवाया, ठीक है। हाँ
हाँ ठीक है, ये दोनों अप्रूव हो गया, इसके बाद क्या सर? ये दोनों ने जब एक बार, जब तुमको मैं पूछ रहा था एक्ट कैसे बनता है तो तुम्हारा हाथ नहीं उठ रहा था, अभी तुम मेरे को बता रहे हो सर इसके बाद प्रेसिडेंट आएगा, प्रेसिडेंट, तब बता देते तो मेरे को समझ आ जाता, आता है तुमको। लोकसभा और राज्यसभा के पास के बाद कहां पे जाएगा? ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए। किसके लिए? असेंट के लिए, मतलब प्रेसिडेंट के हाँ के लिए। अगर प्रेसिडेंट ने उसको हाँ कर दिया तो वो क्या बन जाएगा? तो वो बन जाएगा एक एक्ट। बिल क्या बन गया? एक्ट बन गया। मिलीमीटर अब सेंटीमीटर बन गया, समझे क्या? हाँ सर। पर एक बात बताओ, एक सवाल आया, पहले लोकसभा के पास जाए कि राज्यसभा के पास जाए? पहले लोकसभा के पास, उसके बाद राज्य। पर सर मैं होशियारी मार रहा हूं, मैं बोल रहा हूं नहीं, मैं पहले राज्यसभा के पास जाऊंगा फिर लोकसभा के पास जाऊंगा। क्या मैं जा सकता हूं क्या? मेरे ना सुर में मत जाया करो, तुम जा सकते हो। तुम पहले राज्यसभा में अप्रूव करवा के फिर लोकसभा में जा सकते हो। लॉ में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि तुम लोकसभा में पहले जाना है। लॉ में क्या लिखा है? यू हैव टू गेट इट अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। हमने सीक्वेंस बताया क्या? नहीं। सिमिलरली सर आपको पता है, मैं सोच रहा हूं मैं तुमको बता दूं कि नहीं बताऊं, क्योंकि ये सवाल का जवाब थोड़ा सा बदल जाएगा आपके इनकम टैक्स के इंट्रोडक्शन में, तो छोड़ देते हैं। तुम मेरे को नहीं, चलो मैं बता देता हूं, नहीं तो तुम बोलोगे सर ने तो गलत बताया था। सुन लो सर, आपको पता है फाइनेंस एक्ट नाम की एक चीज होती है। क्या होता है फाइनेंस एक्ट? जो हर साल आता है, हर साल आता है और तुम्हारे रिलेटिव का कॉल आता है, तेरे को समझ आया क्या? बोले नहीं भाई अभी मैं फाउंडेशन निकाला हूं, सीए थोड़ी बन गया हूं। पर उनको लगता है समझ आएगा, तो तुम लोग भी क्या 1 तारीख को न्यूज चला के बैठते हो, 1 फरवरी को बोले आज हमारा कुछ तो भी स्पेशल है, सीए वालों के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम न्यूज चला के बैठते हैं, बोले ये हो गया वो हो गया, हम बोले हाँ ठीक है, हमारे लिए तो सब अमेंडमेंट है, हमको तो बैठ के बाद में पढ़ना है। पर सर ये फाइनेंस एक्ट क्या होता है? फाइनेंस एक्ट होते हैं, क्या होता है आप वो इनकम टैक्स के लेक्चर में सुनोगे। पर एक बात समझना, कोई भी बिल अगर एक्ट बनना है ना तो उसको दोनों हाउसेस का अप्रूवल लगेगा। पहले राज्यसभा भी होगा तो चलेगा, पहले लोकसभा भी होगा तो चलेगा। पर जो फाइनेंस बिल होता है ना, क्या बिल? फाइनेंस मतलब जो पैसों का मुद्दा होता है, वो सबसे पहले लोकसभा में ही जाएगा, वो पहले राज्यसभा में नहीं जाएगा। तो जब आपका फाइनेंस बिल जब आके अप्रूव होता है तो वो कहां पे जाता है? लोकसभा में। उसके अलावा कोई भी और बिल हो तो मैं सब लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो, मैं सब लिखवाऊंगा। जो आपका फाइनेंस बिल होता है वो पहले लोकसभा में जाता है, उसके अलावा यू कैन गेट इट एनी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट का अप्रूवल। फिर कहां पे जाओगे आप? प्रेसिडेंट ने हां बोल दिया, अब क्या बन गया? वो एक्ट। सर प्रेसिडेंट ने हाँ बोल दिया, मैं क्या रोज चेक करूंगा क्या आज प्रेसिडेंट ने किसको किसको हाँ बोला है? मेरे को कैसे पता चलेगा ये एक्ट मेरे को एप्लीकेबल है कि नहीं? हाउ विल आई नो? दे विल हैव टू मेक इट पब्लिक। हाउ विल दे मेक इट पब्लिक? सर सरकार की एक वेबसाइट है जिसको हम प्यार से तो नहीं बोलते हम ज्यादा, लेकिन हम क्या बोलते हैं? ऑफिशियल गैजेट। What is ऑफिशियल गैजेट? ऑफिशियल गैजेट इज अ वेबसाइट जहां पे ये सारा फॉर्मल नोटिफिकेशन डालते हैं। तो वो क्या करेंगे, जो कंपनीज एक्ट अप्रूव हो गया ना, वो उसको लाके यहां पे ऑफिशियल गैजेट में डालेंगे, और जब गैजेट में डाला तब माना जाएगा कि आपका एक्ट जो है वो अभी चालू हो गया है और आप लोगों के लिए एप्लीकेबल हो गया। अरे समझे क्या? यस और नो? नोट्स में लिखो। आपने हेडिंग डाला हाउ डज एन एक्ट कम इनटू पिक्चर। स्टेप नंबर 1, Constitution of India empowers government to make laws. Constitution of India empowers government to make laws as follows. 3 पार्ट आएगा। पहला यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में किसको पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा स्टेट लिस्ट, किसके पास पावर है? स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट, किसके पास पावर है? बोथ सीजी एंड एसजी। लिखा मैडम आपने? दिखाइए नोट्स। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट, बोथ सीजी एंड एसजी। स्टेप नंबर 2, सेंट्रल गवर्नमेंट informs the respective
ministry to form a committee and draft a bill. Draft और bill को underline करो. CG informs the respective ministry to form a committee and draft a bill. Third, the bill is then approved. The bill is then approved at both the houses of parliament. ब्रैकेट में लिखो लोकसभा एंड राज्यसभा. लोकसभा एंड, दोस्तों ऐसे लिखो ना जैसे अपना नोट्स लिख रहे हो. ऐसे मत लिखो ना जैसे उधार का मैं 50 रुपए एक पेज का मिल रहा है बाजू वाले के लिए लिख के दे रहा हूं. अपना नोट समझ के लिखो. दिस इज योर फेयर नोट्स ऑलरेडी. आई वॉन्ट योर दिस टू बी योर फेयर नोट्स. अगर तुम जैसे क्लास ले लियो पर तुम फेयर नोट्स नहीं लेके आए हो तो आज इसको घर जाके उतार लेना. मेरे को पता है फर्स्ट डे तुम्हारा तुम बहुत बिजी रहोगे पर ये क्लास घर जाके उतार लेना ताकि आपका रिदम सेट हो जाए. हाँ कि नहीं भाई? ओ भाई पक्का? ठीक है. सेकंड पॉइंट आपने, थर्ड पॉइंट क्या लिखा था? बिल इज देन अप्रूव्ड. फोर्थ पॉइंट लिखो आफ्टर अप्रूवल ऑफ HOP. What do you mean by HOP? House of Parliament. After approval of HOP, the bill is sent for the assent of the president. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट, after president's assent, it is published in the official gazette of India. ऑफिशियल गैजेट को ब्रैकेट में डाल के लिखो OG. After president's assent, it is published in the official gazette of India. तो अब क्या हो गया? बिल आपका एक्ट बन गया. बिल जो है वो प्रॉपर एक्ट बन गया. अब सर समझो, बिल को एक्ट बनाने में मेहनत कम है कि ज्यादा है? बिल को एक्ट बनाने में मेहनत कम है कि ज्यादा है? अरे कम बोलने वाले एक बार सोचो, तुम लोकसभा और राज्यसभा में लेके जा रहे हो, ठीक है, वहां पे एक और जना बैठा है, राहुल गांधी जी. राहुल गांधी जी बैठे हैं, उनको तुमको कंपनीज एक्ट समझाना है और उनसे अप्रूवल लेना है और फिर आगे बढ़ना है. क्या वो तुमको बोलेंगे हाँ हाँ मोदी जी ने किया है तो अच्छा ही किया होगा, ऐसा बोलेंगे क्या? वो लोग क्या बोलेंगे? नहीं नहीं कंपनी, क्या देश की तरक्की की बात कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, नहीं गलत कर रहे हो तुम, ये गलत बात है. ऐसी चीजें करते हैं वो लोग. तो सर कोई भी चीज लोकसभा और राज्यसभा में अप्रूव करवाना इतना आसान नहीं है. तो एक बिल जो है ना इतनी आसानी से एक्ट नहीं बनता है. पर यू विल हैव टू, मैं बीजेपी का प्रोमोटर नहीं हूं, ठीक है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं बिकॉज आई हैव बीन ट्रैकिंग लॉ सो क्लोजली. आई नो दैट इन्होंने पिछले कुछ सालों में इतने एक्ट्स लाए हैं. तुमने जैसे सुना होगा, अगर सुना है तो ठीक है वरना जाने देना. तुमने सुना होगा एक इनसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड करके कोई आया है. तुमने सुना होगा एक रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट आया है. बोले सर हमने रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट तो नहीं सुना है, पर पापा बता रहे थे कि आजकल कैश में घर नहीं खरीद सकते. ये तो तुमने सुना होगा ना, आजकल ब्लैक मनी काम नहीं आता है. क्यों? क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है ना, मोदी सरकार इज एक्चुअली फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन. एंड यू विल नोटिस जो बिल जो होता है ना, बिल के बाद लोकसभा का अप्रूवल, फिर राज्यसभा का अप्रूवल, फिर प्रेसिडेंट का एसेंट, फिर OG में पब्लिशिंग, ये स्टेप होता है. पहले ये स्टेप करने में 1.5 साल लगता था. जब से मोदी जी आया है ना, अगर बिल बन गया है मार्च के महीने में, मान लो मार्च 2016 को बिल बन गया है, तो ये ऑफिशियल गैजेट में मई 2016 तक आ जाता था. मतलब इन जस्ट अ स्पैन ऑफ 2 months they used to get it approved at लोकसभा राज्यसभा. एक्ट बनाओ, काम शुरू करो. वो 100 के काम करने वाला हिसाब अब और नहीं रहा. पहले अगर आप देखोगे, जब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया था 1997 में लिखा गया था, 1991 में 1999 में एक्ट बना. यहां पे नहीं, 2016 में बिल आया. जो आपका ये 2016 का मैंने एग्जांपल दिया है, ये लेजिट इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का है. मार्च में इन्होंने बिल लाया,
अप्रूवल लिया, एक्ट को निकाल दिया। रेरा का भी वही हाल था। तो तुम समझो जो काम है ना वो बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक हो गया और काम स्पीड अप हो गया। और एक और इनपुट भी है कि सर लोकसभा और राज्यसभा में अप्रूव कैसे होता है? अप्रूवल के लिए मेजॉरिटी लगता है, तो जब सरकार मेजॉरिटी अपने बीजेपी की है तो आपको अप्रूव करवाने में प्रॉब्लम भी क्या आएगी, वो फटाफट अप्रूव भी हो जाता है। पर तुम समझो, एक तो होता है अप्रूव हो जाता है, पर उसको सामने रखना, उस पर बातें करना, अप्रूव करवाना, इट इज नॉट इजी, बट दैट इज व्हाट बीजेपी इज डूइंग। तो ये हमारा सर एक्ट बन गया। अब तुम समझो सर, एक एक्ट तो तुम समझ गए, अब रूल्स क्या होते हैं? व्हाट आर रूल्स? कैन यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट रूल्स आर? कोई एक गेस मारो, रूल्स क्या होते हैं? एक्ट को चलाने के लिए रूल्स, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, सुनना। बहुत रॉ समझाऊंगा, प्रॉपर नहीं समझाऊंगा। कंपनीज एक्ट में आपका एक सेक्शन है 285, सुना है? सेक्शन 285 सुना है? इसमें कुछ अमेंडमेंट भी आया था हाल फिलहाल में। एक स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन है। किसका? स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन है। मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूं, ठीक है? जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो छोड़ दो, मैं आपको सिर्फ क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, रूल्स क्यों बनते हैं। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनोगे क्या? अगर नहीं सुनोगे तो फालतू का एक कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा जो कोई नहीं बताने वाला। प्लीज मेरी बात सुन लो। सर अगर स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन एक्ट में मैं सपोज कर लो क्या लिखता, मैं लिखता स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी, मत लिखो, मैं बता रहा हूं, स्क्रीन पे देखो। मीन्स अ कंपनी हैविंग टर्नओवर लेस देन 20 करोड़, पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 2 करोड़। ये कहां पे लिखा मैंने? ये मैंने लिखा कंपनीज एक्ट में। मतलब जब आप एक्ट खोलोगे, बेयर एक्ट खोलोगे, आपको मान लो ये डेफिनेशन दिखता। मान लो क्या डेफिनेशन मैडम? स्मॉल, एक बार जोर से पढ़ो, क्या लिखा? स्मॉल कंपनी मींस एंड पेड अप लेस देन 2 करोड़। ये कब बनाया मैंने? कंपनीज एक्ट मान लो 2013 में बनाया। अब 2013 से करते करते हम कहां पे आ गए? 2023 में। अब मेरे को लग रहा है यार ये 2 करोड़ क्या होता है, 20 करोड़ क्या होते हैं? 2 करोड़ तो कोई भी आजकल धंधे में ऐसे ही डालता है। 2 करोड़ कोई बड़ा लिमिट नहीं है भाई। मेरे को इसको चेंज करके क्या करना चाहिए? 4 करोड़ और 40 करोड़, ये मेरे को लग रहा है। तो मेरे को जब ये लग रहा है तो मेरे को ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे को ये चेंज करने के लिए एक बिल बनाना पड़ेगा। वो बिल में मैं क्या अरे हाँ, बिल बनाना पड़ेगा। वो बिल में मैं क्या लिखूंगा कि भैया वो जो 2 करोड़ है ना उसको अमेंड करके 4 करोड़ कर देते हैं, और जो 20 करोड़ है उसको अमेंड करके 40 करोड़ कर देते हैं। उसके बाद मैं क्या करूंगा? बिल को लोकसभा को राज्यसभा, राज्यसभा के बाद प्रेसिडेंट, और फिर ऑफिशियल गैजेट। और जब ये ऑफिशियल गैजेट में आएगा तब जाके क्या होगा? आपका लिमिट बढ़ के 2 करोड़ और 20 करोड़ के जगह क्या हो गया? 4 करोड़ और 40 करोड़। सर इंडिया का टाइम इसी के लिए बना है क्या कि भैया लोकसभा राज्यसभा में 2 करोड़ को 4 करोड़ कर रहे, 4 करोड़ को 2 करोड़ कर रहे, और प्रेसिडेंट बैठ के अप्रूव किया जा रहा है? इज इट वर्थ एनीवन्स टाइम? अरे लोकसभा राज्यसभा में छोटे छोटे लोग बैठे हैं क्या? उनको देश चलाना है कि उनको स्मॉल कंपनी का टर्नओवर डिसाइड करना है? नहीं ना। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया पता है? इन्होंने लॉ में लिमिट लिखने की जगह क्या लिख दिया? लिमिट लिखने की जगह लिखा टर्नओवर लेस देन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और नीचे क्या लिखा? पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सर ये प्रिस्क्राइब्ड मतलब क्या? प्रिस्क्राइब्ड मतलब जो तुमको बताया जाएगा। ये बताने का पावर कौन रखता है? हु हैज द पावर टू प्रिस्क्राइब? मोदी जी। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो प्रिस्क्राइब का पावर होता है ना, ये किसको दिया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? ही विल प्रिस्क्राइब द लिमिट्स, कि भैया इतना लिमिट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या प्रिस्क्राइब किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया, पहले क्या प्रिस्क्राइब किया? टर्नओवर भैया 20 करोड़ से कम होना चाहिए, पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से कम होना चाहिए। अब जब सरकार को, सुनना प्लीज, हेलो हेलो हेलो, अब जब सरकार को लगा कि ये 2 करोड़ कम है, 20 करोड़ कम है, हमको 4 करोड़ और 40 करोड़ करना है, तो कैसे करेगी सरकार? वापस लोकसभा राज्यसभा जाना पड़ेगा क्या? नहीं। अब सरकार क्या करेगी? अब सरकार कुछ नहीं करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन डालेगी कि हमने जो 2 करोड़ और 20 करोड़ बोला था ना, उसको हम 4 करोड़ और 40 करोड़ कर रहे हैं। तुम फर्क समझे? तुम कितना बड़ा रूट को एस्केप करके एक शॉर्टकट निकाल लिया, बिकॉज इट वॉज नॉट दैट बिग अ स्टफ। बट सर सरकार इसको मिसयूज तो कर सकती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट मिसयूज कर सकती है। कैसे? जैसे तुमको पता है कि मोदी जी का और मुकेश अंबानी का कोई लेना देना नहीं है, वैसे ही जैसे मोदी जी का और अडानी का कोई लेना देना नहीं है, वैसे ही जैसे अंबानी का और अडानी का कोई लेना देना नहीं है। ये तीनों आपस में इंडिविजुअली काम करते हैं, एक दूसरे के फायदे के लिए बिल्कुल भी काम समझ रहे हो ना तुम? नहीं करते हैं, ठीक है। अब एक बात समझो,
आप अगर एक स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन बना रहे हो तो स्मॉल कंपनी अलग से बनाने की जरूरत क्या है सर? कंपनीज एक्ट में, सर सुनना प्लीज, कंपनीज एक्ट में स्मॉल कंपनी डिफाइन करने की जरूरत क्या है? व्हाट इज द नीड? कैन एनीवन टेल मी? बिकॉज छोटी कम, हाँ बोलिए मैडम। उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस कम लगेंगे, उनको फॉर्मेलिटीज कम करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भैया अगर एक बार आप कंपनी होते हो ना, कंपनीज एक्ट में आपके लिए बतेरे कंप्लायंसेस होते हैं, बतेरे बैक टू बैक कंप्लायंसेस होते हैं। पर हमने बोला अबे कंपनी काम करेगी, धंधा करेगी कि कंप्लायंसेस करेगी? तो हमने बोला एक काम करते हैं, स्मॉल कंपनीज अलग से डिफाइन करते हैं, उनको धंधा करने देते हैं, उनके लिए कंप्लायंसेस कम कर देंगे। अब अगर अडानी का, गौतम अडानी का मोदी जी को कॉल गया, बोले क्या मोदी जी हमको स्मॉल कंपनी बनने गए, तो मोदी जी ने पूछा कितना टर्नओवर है? बोले टर्नओवर हमारा 10 लाख करोड़ है। बोले पेड अप शेयर कैपिटल? पेड अप शेयर कैपिटल हमारा 1 लाख करोड़ है। किसने बोला ये अडानी ने बोला। और मोदी जी हमको बनना ही है, देखो आपका हमारा कोई रिश्ता है नहीं, पर हम चाहते हैं हम जो है स्मॉल कंपनी बने। अगले दिन मोदी जी ने लाया नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में, बोले रीडिफाइनिंग द लिमिट, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग टर्नओवर लेस देन 11 लाख करोड़। पता नहीं चलना चाहिए ना क्यों 11 लाख करोड़ किया, 10 कर देते तो पता चल जाता। तो इन्होंने क्या डाला? 11 लाख करोड़। एंड पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 1.1 लाख करोड़, ताकि लोगों को समझ ना आए। क्या सर ये कर सकता था? क्योंकि तुमने सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पावर दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट को तुमने पावर दिया एज में भी प्रेस्क्राइब। तुमने ये थोड़ी बोला भाई इतना बोलना इतना नहीं बोलना, तुमने एज में भी प्रेस्क्राइब दे दिया। तो समझ आ गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर को मिसयूज कर सकता है। तो जब ये एक्ट गया अप्रूवल के लिए, तो हमारे राहुल गांधी जी जो थी, उन्होंने क्या बोला? ये तो मिसयूज करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मोदी जी ने बोला रो मत, मैं करता हूं। क्या करता हूं? इन्होंने डेफिनेशन को चेंज किया और बोले टर्नओवर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड बट नॉट एक्सीडिंग, मान लो यहां पे लिखा इन्होंने 100 करोड़। मतलब क्या? तेरी जो मर्जी वो तू प्रेस्क्राइब करना, पर 100 करोड़ के ऊपर मत जाना। ये अपर लिमिट लगाने की क्या जरूरत थी? वरना हमको क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मिसयूज करेगा। अब जब तुमने एक रेंज दे दिया तो तुमको फर्क नहीं पड़ता, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बहुत ज्यादा मिसयूज नहीं कर सकता। और इस तरीके से आपका रूल्स बनता है। क्या बनता है सर? रूल्स। अरे समझे क्या बेटा? डेमो नहीं है, ये बेसिक्स है आपका। एक बार हम समझ गए रूल्स क्या होते हैं, एक बार हम समझ गए एक्ट्स क्या होते हैं, दोबारा जिंदगी में कभी रिविजिट नहीं करोगे। और तुमको बस ये समझ आना चाहिए रूल्स क्यों बनाया भाई, क्यों हमने पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया। अब एक्ट बन गया, रूल्स बन गया। अब जो आपका लॉ होता है ना, इसीलिए लॉ एक ब्रॉडर टर्म होता है, क्योंकि लॉ, मान लो ये लॉ है, ये पूरा का पूरा मान लो क्या है लॉ, तो उसके अंदर क्या आता है? आपके एक्ट्स आते हैं, आपके रूल्स आते हैं, कुछ कुछ केसेस में रेगुलेशंस आते हैं। रूल्स और रेगुलेशंस में क्या फर्क होता है ये अपन बाद में समझेंगे, आपके लिए अभी रेलेवेंट नहीं है। पर कुछ कुछ केसेस में रेगुलेशंस आते हैं, आपके कुछ केस लॉज आते हैं। क्लास में ऐसे करके जो बैठे हैं जितने लोग, मेरी बात सुन लो। आज 1-2 दिन चल जाएगा, 1-2 दिन तक तुम वो करो जो तुमको करना है। पर मैं बता दे रहा हूं, अगली बार से मेरे को क्लास में अगर आप एक्टिव नहीं दिखोगे तो मैं क्लास को 2 हिस्से में बांट दूंगा। कौन सा 2 हिस्सा? एक हिस्सा जो सुन रहे पढ़ रहे, दूसरा हिस्सा जो नहीं सुन रहे नहीं पढ़ रहे। और मैं जिम्मेदारी किसकी लूंगा? जो सुन रहे। तुम लोग क्लास में तुमको एफर्ट्स, मैं तुमको देखो नाचने गाने के लिए नहीं आया हूं यहाँ पे, मैं नचनिया नहीं हूं। ये मत सोचना कि यहाँ पे मुन्नी बदनाम होगी, शीला जवान होगी, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई है, लॉ है। तुमने डिसाइड किया हमको सीए इंटर करना है तो तुम करोगे। मेरा काम है तुमको कंटेंट देना। एक चीज याद रखना, जब कंटेंट हैवी होता है मस्ती कम होती है। मैं तुमको अनुभव सिंह बस्सी का 4 स्टैंड अप कॉमेडी का जोक लाके यहाँ पे मार सकता हूँ, तुमको हंसी भी आएगी, पर मैं तुमको हंसाने का ठेका लिया हूँ नहीं, मैं तुम्हारी नींद भगाने का ठेका लिया हूँ नहीं। मैं किस चीज के लिए यहाँ पे आया हूँ? तुमको कंटेंट बताने। 2 तरह के बच्चे थे, तुम लोग अभी सुन लो, क्लास में तुम डिफाइन कर लो अपने आप को। 2 तरह के बच्चे थे, अभी मैंने तुमको समझाया रूल्स कैसे बनता है। देयर वर 2 ways आई कुड हैव टॉट इट। आई कुड हैव सेड एक्ट जो है वो ये प्रोसेस से आता है, रूल्स जो है सीजी बनाते हैं। मेरे को कोई जरूरत नहीं थी समझाने की कि रूल्स क्यों सीजी बनाते हैं। बट टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर, बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट यू विल लर्न फॉर योर लाइफ। आर्टिकलशिप जाके पूछोगे ना भैया रूल्स क्या होते हैं, सीजी बनाया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बना दिया, धोएगा प्रिंसिपल तुम्हारा। तुमको कोई नहीं बताने वाला, एक बार बस, मतलब जहां भी तुम क्लासेस करो वहां पे तुमको एक बार बताएंगे। 2 तरह के बच्चे थे, जिसने सुन लिया उसके मन में आया अरे वाह गुड, दैट वाज द कॉन्सेप्ट, गुड, ही नोटेड। दूसरा बच्चा था अरे अब यार रूल्स बताएगा, ये करेगा। तुम सो रहे हो खो रहे हो, किसका नुकसान भाई? तुम्हारा नुकसान तो है, पर मेरी क्लास में मेरे को तुम अगर ऐसे बैठे हुए दिखोगे तो नुकसान किसका है? मेरा। अब मेरा काम था तुमको रूल समझाना। आई कुड, इफ आई मेक इट मोर इंटरेस्टिंग आई विल वेस्ट मोर ऑफ योर टाइम।
we have limited time to finish our whole syllabus. The approach will be like this, it will be very strict, but at the same time बीच में जो humor आना है थोड़ा बहुत आएगा. पर तुम अगर ये expect करोगे सर ठीक है, तो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम थोड़ा सा एक्टिव रहो, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो. ऐसा करके क्लास में बैठोगे ना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. तुम्हारे ना नोट्स बनेंगे, घर जाके देखोगे, पेज पलटाओगे, बोले आज क्या पढ़े भाई, तुम्हारा दिमाग जवाब दे देगा, बोलेगा मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, तू तो सो रहा था, तो मेरे को पढ़ने ही नहीं मिला. तो ऐसी चीजें मत करो प्लीज. एक दो दिन तो भी कर लो, तुम चलता एक दो दिन कर लो ये टफरीबाजी, उसके बाद तुमको पूरा स्ट्रीमलाइन होना पड़ेगा. चलो सर, मैंने क्या बताया आपको, लॉ का और एक्ट का ब्रॉडर डिफरेंस बताया, और तुमको मैंने क्या बताया, एक्ट कैसे बनता है. एक दो छोटा कॉन्सेप्ट और बताऊंगा, फिर अपन क्लास आज की खत्म करेंगे. मेरी बात ध्यान से सुनना. नहीं सर प्लीज अभी खत्म कर दो ना. नहीं, दो कॉन्सेप्ट और, छोटा छोटा, मेरी बात सुनो. क्या तुमको किसी को पता है व्हाट इज अ प्रियम्बल? प्रिया नहीं भाई, प्रियम्बल, प्रिया बोल के रुके. प्रियम्बल, व्हाट इज अ प्रियम्बल? हाँ, मतलब सर आपको अगर कोई ऐसा बोले कि अपने आप को एकदम एक लाइन में डिफाइन करो, तो तुम बोलोगे मैं ये करता हूं. जैसे मैंने अपना डेफिनेशन एक लाइन में दिया, क्या नहीं 10 लाइन में दिया. अभी तुमको एकदम कोई ऐसा बोले अपने आप को एक ही लाइन में डिफाइन करो, तो जो एक लाइन में आप अपने आप को डिफाइन करते हो ना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीएम्बल. स्पेलिंग बताओ प्रीएम्बल का. हाँ, अगर तुम ये सोच रहे हो तुम्हारी इंग्लिश इतनी गंदी है और फिर मैं मेहनत करके तुमको कहां तक लाऊंगा, प्रीएम्बल तक लाऊंगा, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है. थोड़ा तो भी ए एम का फर्क आगे पीछे का मैं समझ लूंगा, लेकिन इतना गैप मत रखना. प्रीएम्बल क्या होता है सर? प्रीएम्बल मतलब समराइज योरसेल्फ इन वन लाइन. तो तुम सोचो कंपनीज एक्ट का प्रीएम्बल क्या होगा? एनी थॉट्स? अच्छा तुम मेरे को बताओ कंपनीज एक्ट बना कब था? ईयर याद है तुमको? 2013. पर ये क्या ताजा ताजा बना था? नहीं, कंपनीज एक्ट उसके पहले भी आ गया था इन द ईयर 1956. सर उसके पहले था क्या कंपनीज एक्ट? अरे उसके पहले इंडिपेंडेंस भी था क्या? नहीं, तो उसके पहले कंपनीज एक्ट था क्या? हाँ, कंपनीज एक्ट बना था 1913 में. कब बना था? 1913 में. उसके बाद जो 1956 में आया ना, वो एक्चुअली बहुत अमेंडेड और बहुत फ्रेश कंपनीज एक्ट था. और जो 2013 में आया ना, इट इज नॉट वेरी मच अमेंडेड. एक 60-65% कंटेंट अभी भी सिमिलर है. बस क्या हुआ, इतने साल में इतने अमेंडमेंट थे ना, इतने अमेंडमेंट थे कि उन्होंने बोला भाई कितना इंसान अमेंडमेंट पढ़ेगा, उन्होंने मिला करके क्या बना दिया, एक फ्रेश लॉ बना दिया. तो कंपनीज एक्ट 2013 का अगर आप प्रीएम्बल पढ़ोगे ना, उसमें क्या लिखा है पता है? हेडिंग डालो अपने नोट्स में, प्रीएम्बल, और लिखो एन एक्ट. मैडम नोट्स आपका लिख लिया? प्रीएम्बल लिखो लिखो. एन एक्ट टू consolidate and amend the law regulating. लिख लो ऑनलाइन वाले, तुमने सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अपने हाथ में ली है वो है तुम्हारा डिसिप्लिन. अगर तुम डिसिप्लिन मैनर में घर में पढ़ाई करोगे तो ठीक है. फेस टू फेस वाले बच्चों को तो भी मैं संभाल लूंगा, तुमको देखने वाला कोई नहीं है. तुम अगर मेरे से बात नहीं करोगे तो तुम एकदम ही गायब हो जाओगे. तो थोड़ा सा चैट पे एक्टिव रहो, और जो मैं बोल रहा हूं वो लिख के मेरे को डन का मैसेज दो कि हाँ सर लिख लिया, तो मेरे को पता चले 2-4 बंदे जो एग्जिस्ट करते हैं. रक्षित आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे राजा. ठीक है सर, आप समझे क्या लिखा है? एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रेगुलेटिंग द कंपनीज. मतलब सर ये एक्ट, ये प्रीएम्बल में इन्होंने ये नहीं लिखा एन एक्ट टू रेगुलेट कंपनीज. नहीं भैया, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए लॉ तो ऑलरेडी बन रखा था ना. हम तो क्या कर रहे हैं, हम उनको कंसोलिडेट कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, उनको अमेंड कर रहे हैं, मतलब अपग्रेड कर रहे हैं. तो दिस इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज. अरे समझे क्या सर? ये प्रीएम्बल कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 1 है क्या? नहीं, ये सर टाइटल है, एकदम टाइटल है भैया. प्रीएम्बल मतलब एकदम ऊपर. अपने आप को एक लाइन में समझाओ. हमने अपने आप को एक लाइन में समझा दिया. अब सर आपका जो कंपनीज एक्ट है ना, वो कैसे लिखा गया है? आपके कंपनीज एक्ट का स्ट्रक्चर लिखो, हेडिंग डालो स्ट्रक्चर. कंपनीज एक्ट के स्ट्रक्चर में सबसे पहला आता है, कितने चैप्टर्स हैं? 29 चैप्टर्स है. क्योंकि आप समझो सर, आप एक प्रैक्टिकली समझो, जिस बंदे ने लॉ बनाया
उसको लॉ लिखने के लिए एक स्ट्रक्चर भी तो सोचना था ना। क्या मैं रैंडमली जो मेरे मन में आएगा वो मैं लिखता जाऊंगा? नहीं, उसने कंपनीज एक्ट को इतना फ्लो में लिखा है। सबसे पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है, फिर कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद पैसे कहां से लाती है, पैसे लाने के बाद शेयर्स कैसे इशू करती है, उसके बाद कंपनी का मैनेजमेंट कैसे होता है। इन्होंने एक फ्लो में लिखा है पूरा, और ये जो फ्लो है ना, इसको इन्होंने चैप्टर्स में डिवाइड किया है। हर चैप्टर के अंदर क्या होते हैं? सेक्शंस। तो टोटल कितने सेक्शंस हैं? 470 सेक्शंस। नंबर में 470 है, पर काउंट करोगे तो कितने आ जाते हैं? एक्चुअली 484 सेक्शंस, पर नंबर में कितने हैं? 470 सेक्शंस। और इसके बाद जब आपका कंपनीज एक्ट खत्म होता है ना, तो उसके बाद आपके आते हैं 7 शेड्यूल्स। 7 शेड्यूल्स। सर ये शेड्यूल क्या होता है? तुमने जो ये बचपन में अकाउंट्स के इतने सारे पीएनएल बनाए, बैलेंस शीट बनाए, इतनी सारी चीजें बनाई, तुमको पता था बैलेंस शीट में पहले ऊपर ये लिखते हैं फिर नीचे ये लिखते हैं। ये बोल कौन रहा है बे? ऊपर लिखना है नीचे लिखना है, कौन बोल रहे हैं? ये आपका शेड्यूल। अरे जोर से बोलो, जय माता दी। नहीं भाई तुम्हारा शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 क्या है? जनरल गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरल गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो तुम घर में जब रात को मुंह में दही जमाए हो, और जो ये तुम्हारा दही का बिजनेस है, इसको घर पे छोड़ के आना या किसी और के हवाले करके आना। ऐसे क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो? थोड़ा बोलो, क्या है? जनरल गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपका 7th शेड्यूल में जो 3rd नंबर का शेड्यूल है ना, वो आपको बताता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनता है। उसी तरीके से शेड्यूल 4, शेड्यूल 5 है। ये शेड्यूल्स क्या होते हैं? जो आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एक्ट्स को पढ़ने के लिए। जैसे कि सर शेड्यूल्स मतलब क्या? जो लास्ट में अटैच होते हैं। आपको जो मैंने बुक्स दी है, जो ऑनलाइन वाले आपको नीचे ड्राइव पे मिलेगा, तो आपको जो बुक्स मिली है उसमें देखो एक बार, शुरू के 30-35 पेज छोड़ दो, उसके बाद लास्ट में देखो आपको ना कुछ, एकदम लास्ट में देखना कुछ टेबल्स दिखेंगे। वो जो टेबल्स है ना, वो क्या है? वो आपके शेड्यूल है इस बुक के। उसमें क्या है? उसमें आप देखो सारे ओआर का, एसआर का, प्राइवेट कंपनी का, आईएफएससी कंपनी का, सबका नोट सबको मिल गए? ठीक है, मिल जाएंगे। ठीक है, अभी तो तुमको जरूरत नहीं है वैसे नोट्स, तो मैं सारा लिखवाने वाला हूं। मैं तो खुद नोट्स नहीं खोल रहा हूं आपके सामने, पर नोट्स की अभी जरूरत नहीं है, मिल जाएंगे आपको। पर आपके जो ये लास्ट में समरीज है, इनको हम क्या बोलते हैं? शेड्यूल्स। तो वैसे ही कंपनीज एक्ट में आपके क्या बने हुए हैं? शेड्यूल्स बने हुए हैं। ये शेड्यूल्स आपको समराइज करके देते हैं या कोई वैल्यू एड प्रोवाइड करते हैं। अब मेरी बात सुनो, क्या आपको पता है ये जो 470 सेक्शंस होते हैं, मान लो मेरे को एक सेक्शन लिखना था, तो मैं सेक्शन का फ्लो कैसे रखूंगा? मान लो मैंने सेक्शन लिखा, सेक्शन नंबर 148, ठीक है। अब तुमको पता है, अगर मैंने स्क्रीन पे अपने में ये लिखूं, अच्छा तुम मेरे को ये बताओ, तुमको सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज पता है? किसको किसको पता है? ठीक है, मेरे को बताओ, अगर मैंने लिखा 148(1), इसका क्या मतलब है? सेक्शन 148 सबसेक्शन 1। उसके आगे मैंने अगर लिख दिया ए और 1, क्लॉज ए सब क्लॉज 1। सर एक बार 1 में फर्क देखना, 148 यहां पे 1 प्रॉपर नंबर है, उसके बाद क्लॉज अल्फाबेट्स में है, उसके बाद सब क्लॉज रोमन, स्मॉल रोमन नंबर्स में है। मतलब यहां पे 1 2 3 इस तरीके से आएगा। एक बात समझना, अगर मैंने लिखा सेक्शन 2 नहीं, सेक्शन 4 सबसेक्शन, पढ़ो एक बार, मतलब सर जो ये है 3, ये क्या हो गया? सब सेक्शन और क्लॉज और सब क्लॉज। मतलब सर ये ऐसा क्यों लिखा इन्होंने? तुम एक बात समझो, कोई भी चीज अगर मेरे को लिखना है, कि अगर मैंने एक लाइन लिखा, कोई भी लाइन मैंने लिखा फॉर एग्जांपल, उसके बाद जब मैं उस लाइन को पॉइंट्स में ब्रेक करूंगा, तो मेरे को पॉइंट्स में ब्रेक करूंगा उसको मैं, मान लो 4 पॉइंट्स में ब्रेक किया, 4 पॉइंट्स में ब्रेक करने के चौथे पॉइंट्स में मेरे को और पॉइंटर्स डालने, तो इसको और पॉइंट्स में डालूंगा। अब तुम समझो कि अगर तुम कोर्ट में लड़ाई कर रहे हो, कोर्ट में तो केसेस होते हैं ना, केसेस में बेयर एक्ट का रेफरेंस होता है, तो बेयर एक्ट में तुम क्या बोलोगे? साहब मेरे पेज के जो लास्ट सेकंड लाइन में जो ब्लू कलर में लिखा है वो वाला लॉ का रेफरेंस देखो, तो बोलेगा नहीं मेरे पास ये वाली बुक नहीं, मेरे पास दूसरी वाली बुक है, दोनों मैच करते हैं। ऐसा तुम लॉ का रेफरेंस दोगे क्या? नहीं। तो एवरी लाइन इन लॉ हैड टू बी कोडेड। तो इन्होंने कोड किस तरीके से किया? सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, उसके अंदर भी और पॉइंट डालना है। तो लॉ ने बोला ठीक है, बोले इतना नहीं हो पाएगा भाई, फिर तो नेवर एंडिंग है,
फिर तो तू अलग सेक्शन लिख ले, पर इसके अंदर और घुस करके आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये तो आप समझ गए, मैं आपको एक बार स्क्रीन पे मेरे बेयर एक्ट दिखाता हूं। ये देखो सर, ये आपका इंडियन कोड करके एक वेबसाइट है। मैं आपको 2 वेबसाइट का रेफरेंस दूंगा जिससे आप बेयर एक्ट ताजा अपडेटेड चेक कर सकते हो। उसमें से एक ये है जिसमें द कंपनीज एक्ट 2013 शुरुआत हुआ है। इसमें यहां पे मैंने प्रीएम्बल पे क्लिक किया, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, एक लाइन जोर से पढ़ो, एन एक्ट टू, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रीएम्बल। अब प्रीएम्बल के बाद मैंने क्या बोला था, 29 चैप्टर्स हैं। उसमें अब सबसे पहला चैप्टर क्या है आपका, हेडिंग देखो, प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी मतलब बेसिक्स। बेसिक्स में कितने सेक्शन है सर, सिर्फ 2। पहला सेक्शन क्या है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट, एप्लीकेबिलिटी, कुछ तो भी है। उसके बाद सेक्शन 2 है डेफिनेशन। मैंने डेफिनेशन खोला, सर सुनो प्लीज प्लीज, मैं आपको अभी भी क्लॉज सब क्लॉज ही पढ़ा रहा हूं। यहां पे जो मैं बताने वाला हूं ये तुमको नहीं पता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। सेक्शन 2 है डेफिनेशन। डेफिनेशन में सबसे पहला लाइन क्या लिखा है, इन दिस, हाथ नीचे करना, क्या तू फोटो खिंचा रहा है क्या, हाँ, इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, कुछ तो भी इंग्लिश है। पहला पॉइंट क्या है, अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, ये पहला पॉइंट है, राइट। तो ये सेक्शन 2 का पहला पॉइंट है। तो मैंने अगर स्क्रीन पे लिखा 2, 1 बस, तो इसको कैसे रीड करोगे, सेक्शन 2, सेक्शन 2, इसको रीड करोगे सेक्शन 2 क्लॉज 1। अगर मैंने स्क्रीन पे लिखा 285, तो इसको क्या रीड करोगे, 2 सेक्शन 2 क्लॉज 85। सर क्या फिरकी ले रहे हो, अभी आपने बोला कि ऊपर आपने बोला कि नंबर लिखे तो आपका नंबर सब सेक्शन होता है, अगर क्लॉज लिखना भी था तो अल्फाबेट में होता। ये क्या बकवास है, बकवास है, ये क्या बकवास है भाई, क्या हो रही है। तुम समझो, आपको ये समझना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है कि सब सेक्शंस में नंबरिंग हो। यहां पे जब तुमने ऊपर क्या लिखा, सेक्शन 2 डेफिनेशन, ये आपका सेक्शन हो गया। ये जो पहला लाइन लिखा है, इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, इसका क्या रेफरेंस है भाई, ये क्या है, ये आपका सेक्शन है, सबसेक्शन है, क्लॉज है। ये जो लाइन है, एक एक लाइन को डिफाइन करना था, ये लाइन क्या है सर, ये लाइन टेक्निकली आपका सबसेक्शन बन गया, और इसीलिए ये फर्स्ट पॉइंट क्या बन गया आपका, क्लॉज बन गया। अब ये लाइन को नंबर क्यों नहीं दिया फिर, अबे इसको 1 लिखेंगे तो किसी को 2 भी तो लिखना पड़ेगा ना, 2 तो है ही नहीं, हमारे पास एक ही पॉइंट था। तो ये एक पॉइंट क्या बन गया आपका, सब सेक्शन, पर इसको नंबरिंग नहीं दे रखी है, तो टेक्निकली सेक्शन 2 सब सेक्शन में ये लाइन आ गया, और क्लॉज में क्या हो गया, ये आपका क्लॉज आ गया। सिर्फ सेक्शन 2 एक ही एक्सेप्शन है जहां पे ऐसा होता है, एट अदर प्लेसेस यू विल नॉट फाइंड सच एक्सेप्शन, बट यहां पे क्या है, सेक्शन 2 क्लॉज 1 क्लॉज 2। तो कोई 285 बोलेगा तो आप क्या बोलोगे, 2 क्लॉज 85। अरे समझे क्या, यस और नो, थोड़ा मन कम माना ना, बोले हाँ अरे सर क्या, इसको अगर तुमको क्लॉज करना ही था करते थे ढंग से, लेकिन ए लिख देते ना, हमारी लाइफ में कम से कम कंसिस्टेंसी और एक्सट्रीम होकर के तो रहता, तो क्यों ऐसा किया सर। तुमको क्या लग रहा है, तुमको ऐसे तुम आओगे ऐसे तुमको समेट करके सब लॉ देगा, बोलेगा अरे इतना इजी तो है, कर ले, बाहर जा बोल रहे होंगे। ओके आया सर, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। हाँ अरे बस 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 सुनो, तो तुम समझे मैं क्या बोल रहा था, मैं तुमको बोल रहा था कि सेक्शन 2 सबसेक्शन नहीं है, सबसेक्शन ये लाइन है, पर इसको नंबरिंग नहीं दी इन्होंने, क्लॉज क्या कर दिया सीधा, क्लॉज 1 2, तो 285 क्या हो गया, सेक्शन 2 क्लॉज 85। पर अगर मैं तुमको बोलूं 3 4, ये क्या हो गया, सेक्शन 3 सबसेक्शन 4। नॉर्मल है, समझे, मतलब आपका नॉर्मली ऐसे ही रहता है, सेक्शन सबसेक्शन क्लॉज और सब क्लॉज, बट एक ही एक्सेप्शन है सेक्शन 2। अब सर आपने देख तो लिया ही, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 क्या है, आपका इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस है, वो हम कल करेंगे। कल की क्लास से प्लीज प्रॉपर नोट्स ले आना। अभी तक जो तुमने पढ़ा
प्रिएम्बल के अलावा तुमको कुछ भी आईसीआई मॉड्यूल में नहीं मिलेगा, पर कल से हम जो भी चीज पढ़ेंगे वो पूरा बेयर एक्ट से भी टैली होगा, आईसीआई मॉड्यूल से भी टैली होगा और सारी चीजें मैच भी करेगी, राइट? तो आप लोगों ने अभी यहाँ पे वेट करना है। मेरी बात सुनो, मैं नीचे जो बच्चे वहां पे बैठे हुए हैं प्लीज कहीं मत जाना, मैं नीचे तुम लोगों के पास आ रहा हूं, पर तुम जितने भी फेस टू फेस बच्चे हो, अपेरेंटली नथिंग टू शो ऑफ, अपेरेंटली तुमको पता है कि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने रजिस्टर किए वो अभी क्लास में नहीं बैठ पाए क्योंकि डेमो वाले बच्चे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है राजा, जो भी डिसीजन तुमको लेना है आज लो, जहां पे भी डिसीजन लेना है आज लो और क्लास को सेटल करो। Because once the class settles, we can give our full energy to start making notes, read Bear Act and do everything that we are supposed to do. डेमो मत करो। जहां तुम डेमो कर रहे हो ना, वहां पे एक बच्चा क्या कर रहा है, उसने लॉ का काउंसलिंग में मैंने बहुत लोगों को बताया 3-4 दिन पहले एक बच्चे ने कॉल किया, he had scored 332 मार्क्स इन फाउंडेशन। उसने क्या किया, लॉ का फास्ट ट्रैक लेक्चर खरीदा पुराने अटेम्प्ट का। मैंने बोला मत ले भाई, नया सिलेबस आ गया है। बोले सर कुछ नहीं है, देखो ये 3 चैप्टर हट गए, ये 3 चैप्टर नए आ गए हैं और इस चैप्टर में ये टॉपिक ऐड हुआ है, तो जो छोटे छोटे टॉपिक्स ऐड हुए हैं वो मैं कवर कर लूंगा, मैं इतना देख लेता हूं, फिर मैं छोड़ दूंगा लॉ को 3 महीने के लिए। जब आपका हो जाएगा नए वाले बैच में, उतना रिकॉर्डिंग आप मेरे को दे देना, उतना मैं अलग से कर लूंगा। ही इज प्लानिंग हिज स्टडीज इन दैट मैनर। व्हाट आर वी डूइंग? कैसा पढ़ा रहे? तेरे में ज्यादा हंसी आई क्या? हाँ। मेरे में ज्यादा केस लॉ कराए क्या? हाँ। तेरे में ज्यादा क्वेश्चंस कराए क्या? हाँ। ये छोड़ो ना, तुम लोगों को मैंने क्या बोला है, तुम लोगों को हर टीचर पढ़ाएगा उतना जितना तुमको रैंक लाने की ताकत हो ना, ले आओगे। पर अगर भगवान भी साक्षात आ जाए ना, फेल होने की हरकतें हैं तो फेल होके ही जाओगे। तो बदलना किसको है? अपने को। सो माई पॉइंट इज वॉट एवर इट इज, जस्ट सेटल डाउन टूडे। वी विल, आई एम प्रॉमिसिंग यू, लेजिट प्रॉमिस ऑफिशियली, विल क्लोज एडमिशंस टुडे, विल नॉट टेक एनी मोर एडमिशन एटलीस्ट फॉर लॉ। तो आपके एडमिशंस क्लोज हो जाएंगे क्योंकि मेरे को मेरी क्लास सेटल करके शुरू करना है, क्योंकि समय पे शुरू करेंगे तो खत्म होगा तो तुमको स्टडी लीव मिलेगी, तब ना कुछ उखाड़ोगे भाई। पढ़ने का समय ही नहीं देंगे तो क्या करोगे? तो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड दैट विल क्लोज द एडमिशंस। ऑनलाइन वाले बच्चे मैं तुम लोगों से जूम सेशन लेकर के कनेक्ट करूंगा, पर नीचे जो फेस टू फेस बैठे हैं मैं तुम लोगों के पास आ रहा हूं, और तुम लोग जो क्लास में बैठे हो यहीं बैठे रहो, क्योंकि अभी डायरेक्ट टैक्स के लिए सर आ रहे हैं। तुम लोगों को पता है कि डायरेक्ट टैक्स का बैच इस बार 100% फेस टू फेस होने वाला है, तो थोड़ी देर में सर आके आपसे मिलेंगे, मैं भी आपसे उस क्लास में आके मिलता हूं, पर तब तक मैं नीचे मिल के आता हूं, ठीक है? अरे ओके, मजा आया क्लास में? तो मेरी बात सुनो, नीचे भी जो बच्चे बैठे हैं, ऑनलाइन भी जो, और तुम लोग सब मेरे पीछे 3 चीजें रिपीट करोगे जो आज से तुम्हारा रोज की चीज होगी, जो तुम रिपीट करोगे। 3 थिंग्स फ्रॉम योर हार्ट, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आपको अगर इंटर क्लियर करने 3 चीजें, पहला, मन लगा के पढ़ाई करना पड़ेगा, तो मेरे पीछे रिपीट करो, आई विल स्टडी विथ इंटरेस्ट टू सिक्योर एग्जेम्पशन इन लॉ। इसका मतलब क्या? मन लगा के पढ़ूंगा तो मेरे को अच्छे मार्क्स भी आएंगे। दूसरा, सर आपको पता है 10% रिजल्ट है, 10% रिजल्ट है मतलब क्या? मैं अगर बाकी 90 बच्चों से अच्छा परफॉर्म करूंगा तो मैं 10% में आ गया। तो रिपीट द सेकेंड थिंग आफ्टर मी, आई विल परफॉर्म बेटर देन एवरीवन एल्स। तो दिल से आने दो, दिल से आने दो, फील लो, 10% में आना है। आई विल परफॉर्म बेटर देन एवरीवन एल्स। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने पूरी जान लगाओगे तो आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो रिपीट आफ्टर मी, आई विल गिव माई 200% इन दिस अटेम्प्ट। जोर से, आई विल गिव माई 200% इन दिस अटेम्प्ट। करोगे ना? पक्का? चलो ठीक है, कल की क्लास में मिलते हैं। आई होप यू एंजॉयड द क्लास गाइस, टेक केयर, बाय बोलो बच्चों, बाय। 1 सेकेंड रुक जाओ, और नीचे वाले बच्चे रुक जाओ, मैं आ रहा हूं, तुम लोग बैठे रहो यहीं पे, मैं मिलता हूं तुमसे।